तुझे तो मैं देख लूंगा। अहम जो होता है शब्द, इसको समझने में जीवन का बड़ा हिस्सा बीतता है। अहम मतलब संस्कृत का शब्द है मैं। आपकी आदत ये है कि आपको अगर 25,000 की नौकरी चल रही है और 5,000 रुपए टॉपअप के साथ कोई काम देता है तो आप तुरंत वहां भागते हैं। ट्रैप में आते आते ना इधर के रहते हो ना उधर के। अब काहे की स्किल और काहे की नौकरी छोड़ना और काहे का अर्ली रिटायरमेंट, पहले तो ये लाइबिलिटीज पूरी करो। इन सब के बीच में भूल क्या गए हो? तुम खुद को भूल गए हो। जिसको गधा बना दिया है ना, उसको भूल गए हो। मैं उतनी ही मौज में हूं जितनी मौज में आप मुझे सुनते हुए पा रहे हैं, देखते हुए पा रहे हैं। आप जब बिस्तर पर सोएं तो ऐसा मानिए कि आप गए, खत्म। वो नींद ही आपकी मृत्यु है। आप में से कोई भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खुद को मान के चल रहा। हम पूरी दुनिया को अपने कंधे पे एटलस की तरह उठाने का गुमान पाले बैठे हैं। ये सब कुछ हमने उठा रखा है, सारी जिम्मेदारी हमने, और सारे सपने हम ही को पूरे करना। अरे कुछ नहीं हो, मेरे बिना ये होगा नहीं, कुछ नहीं हो। तुम्हारे बिना सब और अच्छा हो सकता है शायद। 26 साल की पत्रकारिता, 3000 से ज्यादा इंटरव्यूज, बेस्ट सेलर किताब और अब फिल्म गोदान के डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत पांडे और आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बात कैरियर की नहीं, किरदार खोलने वाली है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी का। सर, अगर मैं मान लो आपको एक लाइन में पूछूं कि आप पत्रकार हैं या लेखक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, आप कौन हैं? अब तो अब हीरो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, अगर पूरी डिटेलिंग अगर आप बताएं? अब यही तो खोजना है ना, मैं क्या हूँ। असली सवाल है। आप तो लाख टके का सवाल, पहला सवाल पूछ रहे हैं। तो कि मैं क्या सर, आपने आध्यात्मिक की तरफ जोड़ दिया, लेकिन अगर आम जनता जो हमारे बीच में हमारे दर्शक होते हैं वो क्या समझें कि आप कौन हैं? मैं ये बड़ा गंभीर सवाल है आप जो सवाल पूछ रहे हैं। मैं क्या हूँ? मैं दो तरीके से देखिए आप, है ना, दो पहलू कर लीजिए। एक हो गए डॉक्टर प्रवीण तिवारी, ठीक है, डॉक्टर भी लगा दीजिए, पीएचडी कर रखी। बड़ा शौक था मुझे, मतलब एक जमाना था जब मैंने पीएचडी करी तो पहला ये था कि सब डॉक्टर लगाओ मेरे नाम के, डॉक्टर लगाओ। फिर धीरे धीरे लोगों की आदत भी बन गई। तो ये यहाँ से शुरुआत, बचपना था। अभी उस पे हंसी भी आती है और हर एक को आती है। जितने लोग तमगे लेकर घूमते हैं ना कि वो ये नाम के आगे लगा लें, वो पीछे लगा लें, उसके बाद में कुछ समय बाद उनको ये एहसास होता है सब ये बचकाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जरूरी नहीं कि आपने कोई बहुत मेहनत करके कोई तमगा हासिल किया हो। कई बार आपको विरासत में भी मिल जाता है। सही है। ज्योतिष शास्त्री हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आपको परंपरागत तरीके से भी मिल सकता है। पंडित जी हैं, आपको हम बार बार पंडित जी बोलते हैं, आप हमें पंडित जी बोलते हैं। एक आदत है, घर परिवारों की आदत है कि तिवारी जी का लड़का है पंडित जी है, पांडे जी का लड़का है पंडित है। तो पंडित कौन सा कमाई कर लिया आपने? लेकिन आप सोचिए, एक उम्र तक बड़ा प्रसन्नता देती है पंडित जी। इसको कहते हैं अहम। ये मेरी परिभाषा है। और जब भी मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं आपके दर्शकों से, सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि मेरे अपने निजी जीवन के अनुभव हैं। ना मैं ज्ञान की उस पराकाष्ठा पर बैठा हूँ जहाँ पर आप मेरे ज्ञान को सुनने को मजबूर हो, ना ही मैं उतना बड़ा विशेषज्ञ हूँ कि मैं आपके जीवन को बदल दूंगा। हाँ, एक बात की गारंटी लेता हूँ, ईमानदारी से अपना जीवन बताऊंगा। और आपको मेरा जीवन अच्छा लगता है तो चलिए पीछे पीछे थोड़ा बहुत जो भी समझ में, और जो समझ में आता है वो करिए, जो नहीं आता वो छोड़ दीजिए। जैसे स्वामी विवेकानंद है, हमको बहुत पसंद है, तो हमें उनकी, कई लोगों को शायद नहीं भी हो, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विरोध किया। इस बात से ज्यादातर लोग तो पसंद ही करते हैं। ओशो है, बहुत लोगों की नाराजगियां हैं, विचार उनका कोई विचार सुन ले किसी विषय पे तो आदमी तिलमिला भी जाता है और नफरत करने लगता है कुछ। लेकिन बहुत सारा उनका ऐसा कुछ भी है, मतलब अच्छा अच्छा छान लो, अच्छा अच्छा रख लो। अब आपका मूल प्रश्न, आप हो क्या? अहम जो होता है शब्द, इसको समझने में जीवन का बड़ा हिस्सा बीतता है। अहम मतलब संस्कृत का शब्द है मैं। अहम ब्रह्मास्मि या जितने भी वर्ड हैं, मैं इसको हमेशा रखता हूँ इस बात को। अब इस अहम को आकार दे दीजिए। ठीक है, आकार दे दिया भैया, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब हो गए, वकील साहब हो गए, पत्रकार हैं, और फिर इनकी लोग इज्जत करते हैं। अब वो इज्जत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अपेक्षा ज्यादा करने लग गए हैं इज्जत की, कि हम आए हैं तो हमारे प्रति।
फिर सामने वाला भी उसी तरह से व्यवहार करने लगता है। फिर कई लोग कहते हैं अरे ये आदमी है क्या, इसकी इज्जत इतनी नहीं होनी चाहिए। वो इज्जत का तराजू तोलते हैं कि इसकी कितनी इज्जत की जाए, ये बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा, अब उसमें भी देखिए आप, मेरा इससे क्या काम निकल सकता है, हाँ, ये मेरे कितने काम का है, अब इज्जत उसमें तोली जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। आप जिसको पैसा देते हैं वो अपने आप आपकी इज्जत करता है, आपकी 4 गालियां भी सुनता है? और आप उससे भी कोई आपसे वास्ता ना हो, आप चाहे जितने बड़े आदमी हो, फिट्टे मुंह आपको पूछेगा नहीं। कोई आदमी सड़क चलता है आपको गरिया के चला जाएगा, जरा सी गाड़ी मार दो आप तो हो गए आप अपने घर के कितने बड़े आदमी होंगे। बात ये तो इस अहम को हम आकार देते हैं। तो इन 2 शब्दों को जोड़िए, भाषाविद जाने इसको तो, बाकी अहम, आकार, अहंकार। अहंकार कोई बहुत सकारात्मक शब्द के तौर पर नहीं लिया गया, अहंकार, जबकि कोई इतना नकारात्मक शब्द भी नहीं है वो, इसी अहम का आकार है। अच्छा, आप बोलेंगे क्या ये व्यर्थ है? ना तो अहम व्यर्थ है, पहले तो मैं अपनी पहचान खोजूंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा, तभी तो मैं जानूंगा कि इसमें निरर्थकता क्या है। अच्छा, इसको थोड़ा समझिएगा, एक ज्यादा गहरा ना चला जाए मामला। निरर्थकता जानने से ही सार्थकता का अनुभव होता है। अच्छा, निरर्थकता का मतलब ये है कि ये चीज मेरे काम की नहीं है। अब ये कैसे जानोगे? अटेम्प्ट करोगे तभी तो जानोगे। इसका मतलब निरर्थकता को अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई चीजें और भी हैं, जैसे कि आप बोले सर शराब पीना निरर्थकता है, नहीं है क्या, मतलब पी लेता हूँ, पहले जान लेता हूँ। तो सामाजिक दायरे में जो वर्जित कार्य हैं उनको लेकर तो हम पहले से ही सतर्क हैं, हमें पता है कि निरर्थक है वो, हमारे लिए उनसे वेस्टेज ही वेस्टेज है, सार्थकता कुछ नहीं है, तो उनको जरा एक तरफ रख देते हैं। अब जीवन के वो कार्य जो आपको अति आवश्यक लगते हैं, पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, धन, वो सब एक ही हो गया, मान सब नाम अलग अलग कर दीजिए उनके। तो यश हो गया, यानी कि आपकी खूब प्रतिष्ठा हो, नाम हो, कीर्ति हो, आपके पास में धन हो खूब सारा, किसके लिए? सुविधाजन्य जीवन के लिए, कि मुझे किसी कार्य के, अगर मेरे मन में कोई विषय आ रहा है उसकी पूर्ति में कर पाऊं। फिर है वासनाएं, बड़ा गंभीर ये विषय हो जाता है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं, अपनी 5 इंद्रियां, कई चीजें डोमिनेंट हो, किसी को खाने का बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, किसी को स्त्री या पुरुष इनके शौक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसी को किसी चीज, जिसको हम फिर व्यसन पहले तो कहते हैं, फिर बाद में दुर्व्यसन बन जाते हैं। जब अति हो जाती है किसी भी व्यसन की तो वो दुर्व्यसन बन जाता है। कई दुर्व्यसन है ही, उनका चाहे इतना व्यसन करो चाहे इतना व्यसन करो, वो व्यसन दुर्व्यसन पहले से डिफाइंड। लेकिन इसमें भी निरर्थकता में सार्थकता जैसे जानना है, वैसे ये भी जानिए कि हर व्यसन के साथ बड़े भयंकर दुर्व्यसन जुड़े हुए। हर व्यसन के साथ आपको धन का अगर बहुत ज्यादा आतुरता है तो एक समय पे समझ में आएगा, बहुत धनाढ्य लोग हैं, आप जहां जाना चाह रहे हो ना वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप सोच लीजिए, जैसे कि पांडे जी जो है वो एक सफल मैगजीन चलाते हैं, पॉडकास्ट वो उन्होंने शुरुआत की, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, कई कंपनीज के लोग जानते हैं। तो आप जहां पर बैठे हैं, ठीक यहाँ से बैठे बैठे आप थोड़ा सा आगे देखने लगते हैं कि अब मेरे को यहाँ जाना है। सर लाइफ तो पूरी की पूरी शबी है, पूरा कोहरे से बंद है, जितना आगे बढ़ते हैं उतना लगता है, फिर थोड़े से आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा देखने लगता है। अब क्या है कि आप जो आगे देख रहे हैं ना, वो क्यों आगे वहां तक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं। अगर आप मान लीजिए उधर से आगे बैठे होते तो फिर आपको और आगे का दिखाई देता, लेकिन स्थिति तो वही है। यानी स्वामी शरणानंद इसको बड़ा अच्छे से समझाते थे। वो कहते, कोई जैसे पूछता था कि हमें कैसे मिलेंगे, उनको मिल सकते हैं, कोई सुविधाजन्य जीवन में है, कोई असुविधाजन्य जीवन में है, कोई ऐसे जीवन में, इनको मिल सकता है, उनको मिल सकता है, ऐसे कंफ्यूजन बहुत लोगों में होते हैं। अरे हमारे वश की नहीं है, ये तो उन लोगों का काम है। ये हाँ, लोगों की सोच होती है। वो बड़े अच्छे से समझाते हैं। मानव सेवा संघ के स्वामी शरणानंद जी, सभी को सुनना चाहिए उनको। आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है, वहीं आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। घोड़े की रकाब में पैर देने में समय लगता है, ईश्वर की प्राप्ति में समय नहीं लगता। अच्छा, इतना सहज और आसान है। क्यों है? क्योंकि वो है आपके भीतर। अब यहाँ ईश्वर की बात आ गई एकदम से, तो अनीश्वरवादियों के लिए भी बात कहते, क्योंकि वो अलग अलग कुछ नहीं है। अब ईश्वर कह लो, आप सत्य कह लो, आप स्वयं को जानना कह लो, वो अहम ब्रह्मास्मि वहीं से निकल कर आया कि आप खुद को जानते जानते जानोगे कि ईश्वर मुझ में ही तो है वो विराट।
क्योंकि वो सबका है, आप सबके नहीं हो। ये इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा कि मैं जो अपना जीवन जी रहा हूँ वो मेरे जानने के लिए जी रहा हूँ, जबकि वो जो ईश्वर की परिकल्पना है, जो ईश्वर है सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान जो है, वो सबके लिए है। इसको थोड़ा, लेकिन उनका एक अंश मेरे लिए भी है और मेरे लिए वो वैसे कार्य करता है जैसा मैं चाहता हूँ, जितना मैं सोच रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन उस हिसाब से होता है, मेरी वासनाओं से होता है। आप चाह कुछ रहे हैं, ईश्वर कुछ चाह रहा है। आप अपनी लगे पड़े हैं, कर दो भगवान, घंटी बजा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, मेरा कर दो, कर दो। अरे वो कह रहा है बेटा इससे भला नहीं है उनके दिमाग में, वो अपना दिमाग डालना नहीं चाहते। लोग बच्चा है, अब क्या करूं मैं, चल ठीक है बेटा तू तेरे हिसाब से कर। तो अपनी मौज में पूरी जिंदगी हम ये बना लेते हैं, जिसको आप कहते हो मैं डॉक्टर साहब बन गए और पत्रकार बन गए, आप बड़े बड़े भारी पत्रकार हो गए। बड़े भारी क्या हो गए, किसी एक फील्ड में टिक जाओ बड़े लंबे समय तक। हालांकि मैं एक बात के लिए अपनी तारीफ करता हूँ निराभिमानता पूर्वक, क्षमा करें मुझे, कि मैं 26 साल से टिका हुआ हूँ इसमें। अच्छे जो है वो टिक नहीं पाते हैं। फिर मुझे एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला, मतलब मुझे काम भी ऐसा मिला, ऐसा भी नहीं कि मुझे लगभग 3-3,500 इंटरव्यूज, जिसमें लगभग सारी सेलिब्रिटीज, आप इनका नाम लीजिए, जिनके मैं सपने देखा करता था कि बच्चन साहब से कभी उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या वो मुझे कोई सलाह दे रहे हैं। मैं कई इंटरव्यूज में कोट करता हूँ कि फिर अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन है, तो तमाम जिसका भी नाम लें सेलिब्रिटीज है। देखिए ये बताते बताते भी एक अहम होता है कि सुनने वाले को लगे कि हाँ अरे यार काफी लोगों से बात की है, तो वो उसको भी सुनने की वजनदारी आएगी, किसके पास अनुभव होगा। अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने शायद किसी से बात नहीं की हो, जिन्होंने कुछ नहीं किया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको लोग खूब सुन रहे हैं, खूब उनके ज्ञान को पसंद कर रहे हैं। और लगभग जितने ज्ञानी रहे वो ऐसे ही रहे हैं जिन्होंने स्वयं को जानते जानते सब कुछ जान लिया। तो सब कुछ जानते जानते खुद को जानो, या खुद को जानते जानते सब कुछ जान लो, यात्रा एक जैसी है। बस मौज आपकी है कि आपको किस यात्रा से जानना। तो जहां तक मेरे सवाल है कि मैं क्या हूं, तो ये देखिए जवाब हो गया ना। अभी पूरा पॉडकास्ट इस पे निकल सकता है कि मैं क्या हूं। नहीं सर, पर आपने जो पूछा उसका मैं सीधा सीधा जवाब भी दे देता हूँ कि मैं बाय चांस ही पत्रकारिता में आया। जर्नलिज्म कभी मेरी रुचि का विषय तो नहीं था, लेकिन मुझे बाद में इतना आनंद आया कि इससे प्यारी फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इसने मुझे जीवन जीने का, लोगों को जानने का, परिस्थितियों को जानने का और मतलब रोज कुछ नया करने का अवसर दिया। हाईली क्रिएटिव फील्ड है, बस इसमें सरवाइव कर पाओ। फिर इसके अपने झंझट होते हैं कि यहाँ हमारे कई साथी हैं, ये लोग बैठे हैं कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, कई बच्चे आउटपुट में बैठते हैं, इनपुट में बैठते हैं, सबके अलग अलग जीवन हो, वो भी कर सकते हैं। हम एंकर थे तो बाय चांस हमको एंकरिंग में काफी ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता था, पहचान मिल जाती थी या मिल जाती है। तो हम शायद उस दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे कि क्या सबके लिए इतना फलीभूत होता होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहां से आपके पास वही असीम संभावनाएं खुली हुई हैं जो कभी भी किसी के लिए खुली हुई थी। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में ये तय कब किया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपनी खुद की कहानी लिखनी है, खुद की कहानी लिखनी है, अपने तरह से जीना? ये अच्छा सवाल है आपका। नौकरी नहीं करनी, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि सर आपसे हम बातचीत में क्या पूछे। तो मैं उनको पहला ही एकदम जैसे कहते हैं ना लॉलीपॉप देना होता है। मैं कहता हूँ कि अर्ली रिटायरमेंट कैसा रहेगा और आपको काम ना करना पड़े। अरे सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट, कैसे 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 कि मुझसे अभी एक मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने पूछा भैया आपका व्यस्त शेड्यूल रहता है, आपको कब बातचीत करना आपके लिए, क्योंकि मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। तो कहते कि आप कब आपको कॉल करूं, मिलने आए मुझसे वो कहीं से। तो मैंने कहा बेटा व्यस्त तो रहता हूँ मैं सुबह उठता हूँ, वॉक करता हूँ, जाप करता हूँ और उसके बाद में हवन करता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, फिर नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर बच्चे को स्कूल से लाता हूँ, 2-2:30 बज जाता है, सोता हूँ, फिर थोड़ा सा उठता हूँ, फिर कुछ पढ़ता हूँ, फिर मोबाइल की रील वील का चस्का वो भी है, सबको ही होता है, एक बार देखो तो देखते ही रह जाता है। फिर एकदम से ऐसे होता है नहीं जागृत हो, इसीलिए तो जागृत कर रहे हो तुम लोगों को। तो ये होते होते फिर शाम का भोजन का समय हो जाता है, फिर बेटा विश्राम का समय हो ही जाता। तो ये व्यस्त शेड्यूल है मेरा। भैया मजाक क्यों कर रहे हो भैया, मतलब आप कैसे आपकी व्यस्तता, देखिए व्यस्तता नहीं है क्या, व्यस्तता से मतलब है तुम काम कितना गधे हमाली की तरह कर रहे हो। उनकी भाभी पीछे से आती हैं, बोले अरे ये खाली ऐसी बात करते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं। जैसे ईमानदारी की बात, ये मेरा शेड्यूल है सचमुच में। पहली चीज
लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ। 2-2.5 घंटा तो मुझे आने में लगा, 2-2.5 घंटे से ज्यादा शायद मुझे जाने में लगेगा। आज का दिन 1-2 घंटा हम लोग बातचीत करेंगे, हो गया दिन। शेड्यूल वही है। शेड्यूल अब इस शेड्यूल में विश्वास करिए, हफ्ते में शायद ही ऐसे 4-5 दिन होते होंगे जब घर पे रहने का मौका मिलता है, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं फ्री हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर सकता था कि पांडे जी आज नहीं तो 2 दिन बाद देख लेते, तो आप मेरे ऊपर गले पर तलवार भी नहीं रखते। लेकिन मैं उत्साहित भी रहता हूँ, चीजें मैनेज करता हूँ कि अभी लगा ये फिल्म की वजह से लगातार पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो मैं पॉडकास्ट के प्रतिदिन एक पॉडकास्ट का मैंने बना रखा, ज्यादा नहीं करता हूँ, ज्यादा भाग दो, तो एक दिन में एक पॉडकास्ट तय कर रखा है, वो कर देते हैं और इसके बाद में विश्राम अपना होगा, आराम। अब अगला सवाल आएगा सभी के दिमाग, आपके दिमाग में, इनके दिमाग में, अबे कमाते क्या हो, पैसा कहाँ से आता है, प्रोडक्टिविटी कहाँ से यार, 100 टके की बात बताओ, तो फालतू की बात मत करो। तो मैं ऐसा मानना है मेरा, और ये मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको प्रायोगिक रूप से जीवन में उतारेंगे, अदरवाइज नहीं उतार पाएंगे। अच्छा, क्या सर आपके पास बहुत सारा पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, कहीं तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है? बहुत, हम एक कार्यक्रम में गए, हमको समझाया जा रहा था बैंक के, और अच्छे लोग थे, मतलब बहुत अच्छी सीख थी, मैं विरोधी नहीं हूँ इस बात का, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए सर, लेकिन हमारे सर के ऊपर से जाता है। लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं, कोई धन संपत्ति परंपरागत रही नहीं है, तो ये झंझट ही लगता है और इसको सीख नहीं पाए कहीं। मनी मैनेजमेंट वेरी पुअर। अच्छा, मैं वहां वक्ता के तौर पर गया था, और जब सबसे पूछा गया कि भाई सबसे बुरा मनी मैनेजमेंट किसका है, तो मैंने कहा कि मुझसे बुरा किसी का नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद में ये जो कहानी बताई आपको, शेड्यूल वाली, ये कहानी भी बताई। अब बोले ये मैच नहीं कर रहा है कैसे, कितना तेरा मनी मैनेजमेंट है और मौज भी काट रहा है और काम भी नहीं कर रहा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैंने उनको एक सिंपल सी बात जो समझाई, वो ये थी कि मैंने एक चीज पे इन्वेस्ट किया है। एक इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, स्किल। देखिए कितना बढ़िया, क्योंकि आप इस फील्ड के माहिर आदमी हैं, आप जानते हैं, जबकि मैं व्यवसायिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर आप व्यवसाय जगत से जुड़े हुए हैं, आपकी मैगजीन के थ्रू आप इतने सीईओ से बात करते हैं, आपने इतने व्यवसायियों से बात की है, आपको वो इम्पोर्टेंस पता है, और आपने तुरंत बोला इसको। अब मैं एकदम एक आध्यात्मिक चर्चा और अलग तरीके से, ये मेरा स्वयं का अनुभूत सत्य है, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन यही तो दिक्कत है, करते नहीं है एग्जीक्यूशन। दिक्कत ये है कि उनका अनुभूत सत्य नहीं है। आपको ये पता है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आपने आजमाया नहीं, क्या अरे बोलते तो सब है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको पता है पूजा करनी चाहिए, अरे बोलते तो सब। आपका अनुभूत सत्य नहीं है कि सत्य बोलने से शक्ति क्या प्राप्त होती है, पूजा पाठ से मिलता क्या है। इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का महत्व क्या है, कभी आपने आजमाया ही नहीं। आपकी आदत ये है कि आपको अगर 25,000 की नौकरी चल रही है और 5,000 रुपए टॉपअप के साथ कोई काम देता है, तो आप तुरंत वहां भागते हैं, फिर 35 सोचने लगते हैं, फिर कि 75, फिर इससे मैं ये इतनी EMI भर दूंगा, मैं घर ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, और ट्रैप में आते 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 जिंदगी वहां आ जाती है जहाँ डब्बा गोल हो जाता है, ना इधर के रहते हो ना उधर के। अब काहे की स्किल और काहे की नौकरी छोड़ना और काहे का अर्ली रिटायरमेंट, पहले तो ये लाइबिलिटीज पूरी करो। बच्चे सबको चाहिए, परिवार सबको बनाना है, माँ बाप सबके बूढ़े हो रहे हैं, खुद सारे के सारे बीमार होंगे जितने लोग हैं, ये खर्चे तो जरूरी खर्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन करनी है, स्कूल की फीस भरनी है। इन सब के बीच में भूल क्या गए हो तुम? खुद को भूल गए हो, जिसको गधा बना दिया है ना, उसको भूल गए हो। मैं भी भूल गया था बहुत लंबे समय तक, लेकिन अर्ली एज में 33 साल के आसपास झटके से कोई भी चीज जो होती है पांडे जी, वो आपके भले के लिए होती है। जो कहा जाता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये भी क्या है, सुना हुआ सत्य है। अनुभूत सत्य जिस दिन हो जाएगा, इतना मजा आएगा इन चीजों में कि यार जादू ही चीजें हैं, तो ये जादू बता रहा हूं मैं। लेकिन कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, और ये बैठा जादू का एग्जाम्पल। मेरी लाइफ वैसी ही है जैसी मैं बता रहा हूँ। मैं उतनी ही मौज में हूँ जितनी मौज में आप मुझे सुनते हुए पा रहे हैं, देखते हुए पा रहे हैं, या जो जानते हैं मुझे निजी तौर पर, वो भी कई बार क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो भी सोचते हैं कि कैसे कर रहा है, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता। उन्हें पता है, मतलब उनके पास मेरा अकाउंट खुला हुआ है, उनको पता है कि मेरे पास क्या आता है क्या नहीं आता है। उनको ये पता है कि कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते हैं, कितने पानी में हूँ कितने पानी में नहीं हूँ, सब जानते हैं। वो कैसे कर रहा है फिर ये? यही जादू है, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि कोई राज बना कर रखना चाहता हूँ।
स्किल्स जो आपने कही, ये इतनी भूमिका मैंने इसलिए बांधी क्योंकि ये बहुत महत्व की बात है और इसकी गंभीरता को समझें लोग, इसीलिए मैंने थोड़ा सा भूमिका बांधी। लेकिन स्किल्स का मतलब क्या होता है मेरे जीवन में, समझिए मैं बहुत छोटी उम्र में मुझे लगता था कि मैं कभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। मुझे फिल्मों में काम करने का बड़ा चस्का था, सभी को होता है भारतवर्ष में, ऐसा हर दूसरा बच्चा मिलेगा आपको। एक उम्र तक हीरो बनना या मॉडलिंग करना और थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है तो उसका वो मकसद होता है। तो हम थोड़ा सा ज्यादा दिखते थे ठीक एक जमाने में। तो उस समय पर हमने फिर ताइक्वांडो खेलना शुरू किया, शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, तो हर वो काम किया कि जिससे हम हीरो बन पाए। फिर थिएटर का पता था, थिएटर करने लगे, थिएटर में जाने लगे। यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ में आई कि टाइपिंग भी सीखी मैंने उस समय पे। मुझे लगा कि स्टेनो बन जाऊंगा कहीं ना कहीं और फिर अपना स्ट्रगल तो कर ही सकता हूँ। कुछ तो रहे, कुछ दिनों बाद तो टाइपराइटर ही मार्केट से बाहर हो गए। ये जो एआई वाली चीजें आप आज देख रहे हो, ये हर जनरेशन में रही है। मेरी जनरेशन में शॉर्ट हैंड और आपकी भी, आपने भी, मतलब शायद आप थोड़ा सा बाद की जनरेशन के हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड और टाइपराइटर सीख लिया आपने। मैंने देखा ना 1985 सर। हाँ, तो वहां पर जब आप जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे पहले बहुत सारे, अब तो टाइपिंग अच्छा सीखी आपने। ढाड़ा ए ऊ। हाँ, और मैंने SDF अंग्रेजी जो है वो है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में ये तो समझ में आ गया कि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, कोई चीज एक जैसी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में मेरी एक फिलॉसफी है, तैरो मत बहो। ओशो कहते हैं, मतलब ज्यादा हाथ पैर मारने वाले डूब जाते हैं, ये ओशो का वक्तव्य है। और जो बहते हैं लहरें किनारे लगा देती हैं उनको, चाहे इतनी उफान भरी लहरें हो, आपको मत बहो। अब बहना कला है, बहने के लिए घबराहट छोड़नी पड़े। जो डरपोक है वो बह ही नहीं सकता। हाँ। तो घबरा जाएगा पानी, अरे कैसे बहो, कैसे छोड़ दूं अपने आप को। जैसे आपने कभी फ्लोटिंग के बारे में सुना हो, मैं स्विमिंग करता हूँ, बहुत मेरा इंटरेस्ट बहुत बचपन से था, समझा मैंने अब जाके करता हूँ कल। और मेरा छोटा बेटा जो है वो, मेरा बड़ा बेटा जो है चैतन्य, वो भी स्विमिंग जो बहुत छोटी उम्र से मेरे साथ जा रहा था। तो अब मैंने उसको देखा, उसने एक खेल सीख लिया, वो लेट जाता था पानी में और बड़ी देर तक लेटे रहता था और लोग देखते रहते थे कि इसने स्विमिंग तो सीखी नहीं है, ये लेटा कैसे रहता है। बस उसकी नाक बाहर रहती थी, बॉडी को छोड़ देता था और फ्लोट करता रहता था। वो तो अब 6 फीट का है, मुझसे ऊंचा पूरा है, वजन भी ठीक ठाक है उसका, और फिर भी वो वैसे ही तैरता, वैसे ही लेट जाएगा तो अभी भी फ्लोट करता रहेगा चाहे इतने पानी में। बस करता ये है कि छोड़ देता है अपने आप को। मैं जो अपना तैरो मत बहो का बता रहा था, आपको छोड़ना आना चाहिए अपने आप को। है क्या, मतलब सोचो बस मेरे साथ, मेरी बात, मेरी आवाज को सुनते सुनते इतना सोचो कि मैंने छोड़ दिया लहरों में अपने आप, और मैं अब बह रहा हूं, मैं तैर नहीं रहा हूं, हाथ पांव नहीं मार रहा, और मजा देखो। मैं नहीं कहता कि अकर्मण्य हो जाओ, देखो अभी क्या है, आलसी होना, अकर्मण्य होना और छोड़ देना, इनमें फर्क है। अब इस छोड़ने में होता क्या है, जब जब जहां जहां पर कोई भी बहाव कटाव आ रहा है तो आप मुड़ भी रहे हो उसके साथ में और सतर्क भी हो। तो हमको जब जब जो अवसर मिला उसको बहुत डेलिबरेटली, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं, मेरा वो विजन है, तुम क्या बनना चाहते हो, बच्चों से सवाल पूछ, तुम क्या बनना चाहते हो, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाए, पहला सवाल। दूसरा, माँ बाप जो है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, उनके भी दिमाग में चल रहा है। इसको समझ में आए ना आए, हमें तो बहुत समझ आती है। एक तो हमने अपने आप को तुर्रम खां बना रखा, हमने बहुत बड़ा बना लिया अपने आप को, कुछ जो बच्चों को बना देंगे, खुद कुछ नहीं कर पाए लेकिन हम बच्चों को कुछ करवा दें। तो ये दो चीजें हमारे समाज में बहुत सामान्य रूप से चलती। तो कहाँ से बहना सीखेगा, इधर से ये तैरना सिखा रहे हैं, इधर से अंदर उसके भर दिया, तैर 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 चल रहा है। इस सब में होता ये है कि आप अपने ट्रू सेंस को, और ये कि सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छोड़ना है लाइफ में, आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। और पता नहीं आप क्या क्या छोड़े बैठे हो। आपने मान लीजिए मैगजीन का संपादन किया, कहीं ना कहीं से कभी पहला पॉइंट याद करिएगा, कभी भी, कोई भी यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ये भी अपना पहला पॉइंट याद करें कि हमको कब ऐसा अवसर आया था कि कोई आया या हमने कहीं कोई कैमरा देखा तो इनको कैमरा समझ में आ गया, किसी व्यक्ति ने बोला, आपको बोला कि यार मैगजीन तुमको निकालना है ना, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम व्यावसायिक उसमें जाओ। फिर आप गए, शुरुआती थोड़ी सी सफलता मिली, टाइम इन्वेस्ट किया तो आपको लगा यही काम, फिर उसमें आप कंफर्टेबल जोन में आ गए, ठीक है, ऐसे समझिए। अब वही हो सकता है कि कोई आपको रबर इंडस्ट्री का आदमी मिलता, बोले टायर बनाने की टेक्निक है, और आप टायर की किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं।
या आपको कोई चित्रकार मिलता, सर हम लोग कह सकते हैं संगत का असर। आपको कोई चित्रकार मिल जाता। आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसको पकड़ के रखेंगे इस पॉइंट को, ये बहुत जरूरी है जो पॉइंट आपने कहा है। चित्रकार मिलता, कहता भैया तुम्हारे हाथ में शफा है, बहुत बहुत बढ़िया, तुम चित्रकारी कर सकते हो, बस तुमको स्ट्रोक्स अच्छे करने हैं अपने। अब आपने जो कहा संगत का असर, ये संगत मिलेगी कैसे? आप अपने दायरे को तोड़ने और छोड़ने को तैयार नहीं हो, निकलना ही नहीं चाहते हो। ये सिक्योर्ड, जिसको लगता है कि वो नौकरी में फंसा हुआ है, हर वो आदमी जो किसी एक काम में फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब उसी जोन में फंसा हुआ है जैसे नौकरी में फंसा हुआ था। आपने अपना काम जरूर कर लिया, क्या कम हेडेक है इसमें? आप एम्प्लॉयज रखते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, आप लोगों को लाइन अप करते हैं, चीजें चलेंगी नहीं चलेंगी, वो देखो उसका कितना आगे बढ़ गया है, इसका कितना, मेरा कितना पीछे रह गया, सारी चीजें चलती है ना दिमाग में। बड़े प्रेशर से, उससे ज्यादा प्रेशर है, तो उसका प्रेशर आपके प्रेशर में फर्क क्या हुआ? और खुद का काम जो लोग कहते हैं कि हम खुद का करें या नौकरी करें, फर्क क्या है? अनटिल एंड अनलेस तुम फर्क नहीं जानते हो। मैं नौकरी में हूं कि खुद का काम कर रहा हूं, मैं कभी समझ ही नहीं पाया क्योंकि मैं ओपन हूं। आप मुझे कभी कोई संस्था, और बहुत मैं तो कृतज्ञता से भरा हुआ हूं, इतने शानदार लोग, इतने शानदार संस्थानों ने मुझे अवसर दिया, जो सपना भी हो सकता था कि कभी बिल्डिंग में मैं इनकी कदम भी रख पाऊंगा, वहां मैंने काम किया सालों तक और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। खुद के काम में भी मैंने कुछ 1-2 कंपनियां अपनी बनाई, स्टार्टअप्स के लिए काम किया, कुछ लोगों को मेंटोर भी किया, कंसल्टेंसी खूब जम के की, जिसको मेरी सलाह की जरूरत थी या मेरे काम की जरूरत थी, एंकरिंग की जिसको मेरी जरूरत थी, वो सारे काम करता रहा मैं और काम चलता रहा। ऐसे ही अभी भी चल रहा है, आज भी वैसे ही चल रहा है। अब थोड़ा सा ये हो जाता है कि उम्र के साथ, अनुभव के साथ, और थोड़े से आप लोग विश्वास ज्यादा करने लगते हैं तो आपको काम थोड़ा और स्तर वाला मिलने लगता है, लेकिन स्थितियां वही है, कुछ नहीं बदला उसमें। तो मैं मौज में तब भी था पांडे जी, मौज में आज भी हूँ और मौज में ही जाना है मुझे। जब जाना है तो मौज में रहना सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आपके काम में आपकी मौज नहीं है ना, जो कर रहे हो वहीं पर मौज नहीं है, उसी में खेल नहीं खेल रहे हो, तो कभी जिंदगी में फुटबॉल कहीं बगीचे में जाके खेल नहीं खेल पाओगे। खेल तो चल ही रहा है, तुम खेल नहीं रहे हो, तुम बस तनाव में हो। कि आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने गए या कोई भी गेम खेलने गए, अब क्रिकेट में एक तो बच्चे हैं, कब बैटिंग आएगी कब बॉलिंग आएगी, जैसे बॉलिंग आती है वो टर्न और ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बल्लेबाजी आती है वो कह रहा है कि अब देखो मैं लंबे लंबे शॉट। एक तो ये एंजॉयमेंट चल रहा है, दूसरा साइकोलॉजिकल एंजॉयमेंट ये भी आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग देखने में ही मजा लेते हैं कि खड़े हो गए और वो अपने आप को वहां रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां मौजूद हैं और वो जीत हार, अरे यार ये नहीं हो, ईगो पे आ गया है, इस तरीके के भी लोग हैं। हम गेम में ऐसे लोगों को कम देखते हैं, लेकिन जिंदगी के गेम में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो इस खेल को इसी तनाव के साथ खेल रहे हैं। आपकी खेल को देखोगे तो कितना मूर्खतापूर्ण लगेगा, अरे खेल को खेल की तरह एंजॉय करो, तो वहां तो बोल दोगे आसानी से, उसको पागल कह दोगे। लेकिन खुद जो पागलपना कर रहे हो जिंदगी में, उसका क्या होगा? तुम भी तो वही पागल हो, बस तुमको ये पता नहीं है कि ये भी खेल ही चल रहा है। और इस खेल को समझ लो, खेल के तरीकों को समझ लो, अभ्यास जितना समय बिताओगे उतना अच्छे खिलाड़ी बनोगे। तो जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, उम्र होती जाती, कोई ऐसा थोड़ी कि हम आज ज्ञान बघार रहे हैं बैठ के, तो हमने जीवन में संघर्ष ना देखे हो, ना देख रहे हो, ना आगे देखेंगे, ऐसा तो है नहीं, खत्म हो गए। हमारे भी उनके जैसे जैसे सबके हैं, धन की चिंता हमारी भी होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। हमको भी यश और प्रतिष्ठा, आपके साथ ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं कि 4 लोग सुन ले, इसी मकसद से बैठे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और ये कोई बुरी चीजें हैं। समस्या ये है कि हम लोग इसको लेकर बहुत तनाव में रहते हैं और हम इन्हीं को जीवन मान लेते हैं। ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे आज आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, ठीक लेकिन सर अगर कोई युवा आपसे पूछना चाहे कि भाई हम इतने बहुमुखी कैसे बने, ठीक है, इतने प्रतिभाओं का ज्ञान हम लोग को कैसे, और सभी लोग सर बेस्ट ऑफ लक तो सभी बोलते हैं, सर चेतावनियां अगर हो सकें तो आप चेतावनियां दे सकते हैं युवाओं को? बड़ा ये गंभीर प्रश्न है आपका। देखिए, मेरे जीवन में मेरे पिताजी, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे फादर ने मुझे अच्छी एजुकेशन की उपलब्धता करवाई।
मतलब इतना था कि कॉलेज स्कूल तक की फीस तक की कोई दिक्कत नहीं थी, कॉलेज वॉलेज तक तो हम ही कम, बहुत छोटी उम्र में हम लोगों का शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा फीस होती भी नहीं थी उस समय। कोई बड़े कॉलेजेस में गए भी नहीं, हम तो यही देखते थे कि कहाँ सस्ते में मामला जम जाएगा, डिग्री तो करनी कर लेंगे, ये सोच थी हमारी। आप जिस चेतावनी की बात कर रहे हैं और बहुमुखी होने की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहिर्मुखी होना पहले तो जरूरी है, मतलब लोगों से मिलना जुलना, जिसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट कहते हैं ना। हालांकि दोनों, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कि इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना कई बार लोगों के हाथ में नहीं होता है। ये जनजात उनको मिलती है, ये प्रवृत्ति मिलती है। और अगर ऐसा है भी, इंट्रोवर्ट लोग भी बहुत शानदार काम करते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग भी बहुत शानदार काम करते हैं, दोनों ही हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि लक फैक्टर, मैक्स गुंटेर की एक किताब है, मैं रिकमेंड करता हूँ, पढ़ना चाहिए। मेरी 2-4-5 किताबें फेवरेट है, उनमें एक ये भी है। किस्मत को लेके मैं बहुत जिज्ञासाएं सबकी रहती हैं, चाहे ज्योतिष हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो। जो इतनी पॉपुलरिटी हो रही है, इसकी वजह क्या है? भविष्य, किस्मत, भविष्य तो कुछ नहीं। अभी मेरा ये क्या हो रहा, दिसंबर में क्या होने वाला, ये वाला नियर फ्यूचर है। तुम 60 साल तक जियोगे नहीं जियोगे, इसकी किसी को चिंता नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि मैक्स गुंटेर ये कहते हैं, लक फैक्टर में एक चैप्टर है उसमें, जो मैंने इस अपनी बातचीत के तारतम्य के लिए जोड़ा, कि आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आज आया, यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं या और भी लोग कहीं मिलते हैं, ये मुझसे कैसे मिलते हैं, मैं इनसे कैसे मिलता हूँ, मैं आपसे कैसे मिलता हूँ, या अभी बाहर मुझे कोई, या बस में आप कहीं जा रहे हैं या ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, है ना, तो आमतौर पर कई लोग चुपचाप, आजकल तो कान में लगाया, लीड लगाई और अपना, या प्रोफेशनलिज्म, लीड तो हम बोलते हैं, पुराने लोग आजकल तो पॉड वॉड लगा के बढ़िया काम हो जाता है। आप कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ये आपकी किस्मत को बदल देगा। करके देख लीजिए, आज से करके देखिए, और यहीं कमेंट करके बता देना, आप बता देना, ये बता दें, जो दर्शक देख रहे हैं वो बता दें कि 10 दिन के अंदर आपको नतीजा मिलेगा। अब आप मुझसे पूछे कैसा नतीजा, आप पूरा नतीजा लिख के बैठ जाइए, ये वजह। फिर मैनिफेस्टेशन भी, हमारे कई सारे मित्र हैं, वो उसकी अच्छे, और वो बहुत काम भी है, कारगर भी है, मैं उसको बहुत मानता हूँ। बट उसमें काम जो चीज करती है, ट्रिक, वो है दरअसल आपका एक्ट, आप कैसे एक्शन ले रहे हो। एक छोटा सा पॉइंट बताया तो मैंने, लोगों से मिलना जुलना, यही भर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम करके देखिए, अपने जीवन में एक बदलाव लाइए कि आप लोगों से ज्यादा जब मिलते हैं तो उनसे बात करने का प्रयास करिए, उनको जानने का प्रयास करिए, ओपन करिए अपने आप को, और अपने जीवन में 8-10 दिन में परिवर्तन महसूस करिए। आपको मिलेगा, आपको नतीजा भी मिलेगा। तो जो पहले एक बात हो रही थी जो छूट गई बीच में, कि आपने जैसे मैगजीन शुरू करी है, किसी ने भी अपना करियर शुरू किया, वो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक सलाह पर शुरू किया था, उसके बाद हमें कोई दूसरी सलाह की जरूरत नहीं पड़ती, लाइफ में दिक्कत ये हो जाती जबकि आपको मिलते रहे। तो आपने कहा मल्टीपल चीजें आप कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ, या मैंने जैसे ऑथर, मैं मजाक में बोलता हूँ, कई जगह बोल चुका हूँ, राजा बाबू एक फिल्म आई थी गोविंदा की, तो वो अपने कमरे में सारी तस्वीरें लगाता है कि वो वकील भी है, डॉक्टर भी है। तो मैं हकीकत का राजा बाबू अपने आप को कई बार मानता हूँ कि भाई तू क्या है, ऑथर है, प्रोफेसर है, हालांकि सब मिलते जुलते हैं, जर्नलिज्म में हो, एक्टर बन गए हो, सिंगिंग करते हो, कि तुम स्पोर्ट्समैन हो, तुम सब करना चाहते हो, सब हर चीज में आ रही है। हालांकि इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आप मुझे, मेरी ख्याति कोई प्रोफेसर के तौर पर देखते हो, या पत्रकार भी मैं इतना बड़ा नहीं मानता अपने आप को। आप लोग बोलते रहो, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी ख्याति हो गई हो कि बिल्कुल देश में प्रसिद्ध हो गया हूं कि यही पत्रकार नंबर 1 चल रहा है। हालांकि जो चल रहे हैं वो भी सब मेरे साथ काम किए हुए हैं, मेरे मित्र हैं या मेरे जानने वाले बड़े भाई हैं, इसी तरह के लोग हैं। मैंने कभी आकलन अपना इस दृष्टि से नहीं किया कि मेरे कार्य का के प्रति दृष्टिकोण आपका क्या है, या आपका आकलन क्या है, या आप मुझे कितने नंबर देते हैं। मैंने कार्य को इसलिए किया कि मैं इस कार्य को कितने अच्छे से कर रहा हूं, आप कार्य को, और क्या मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। जैसे मैंने किताब लिखी, फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे पब्लिशर मिल गए। अब एक अच्छे पब्लिशर से किताब छपवाना किसी की पूरी जिंदगी का सपना होता है। मेरी 3-3, 4-4 किताबें जो हैं वो अच्छे पब्लिशर, एक सेल्फ पब्लिश बुक भी रही न्यूज एंकरिंग पर, वो भी काफी चल गई, कई कॉलेजेस में पसंद की गई क्योंकि उस पर मेहनत बहुत की थी। उसको खुद पब्लिश, वो श्रीवर्धन त्रिवेदी जी जो सनसनी करते हैं, बहुत फेमस, मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने पब्लिश की वो किताब। तो वो भी पब्लिशर नहीं है, वो भी ये था कि मेरी किताब थी तो उनका चेहरा था, ऐसे करके हमने उसको पब्लिश किया। इसी तरीके से एक्टिंग जो मिली वो बाय चांस अभी हाल में मिली, मतलब कोई मेरा लेना ही देना, मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। किसी मेरे मित्र थे, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि पवन कुमार जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और काफी कार्य कर रहे हैं, और
तो हालांकि वो पहले मीडिया में थे, तो मीडिया के थ्रू हमारी उनसे संवाद था। तो हमने कभी सोचा नहीं कि हम एक्टिंग करेंगे, लेकिन उनको हमारा कीड़ा पता है कि बचपन में इनको बहुत सभी को रहता है, और वो थोड़ा हमको उनका ऐसा मानना है कि हम में वो प्रतिभा भी है कि हम वो कार्य कर सकते हैं। क्योंकि इस फिल्म के लिए विनोद चौधरी जो प्रोड्यूसर हैं, उनको उन्होंने कहा कि एक रेडीमेड कैरेक्टर, कई लोगों से वो मिल चुके थे तो कुछ बात नहीं बन पाई थी, वो स्टिल ही वाज सर्चिंग फॉर समवन जो उनके रोल में फिट हो जाए। तो उन्होंने हमसे मुलाकात करवाई बिना बताए कि किस लिए मिलने आए। अच्छा। और फिर दोनों ने इशारे में बात की कि हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। तो हमने कहा क्या ठीक है। हमने ये सोचा कि ये लोग कुछ मीडिया की सलाह लेने, प्रचार प्रसार की सलाह लेने के लिए आए जैसे आते हैं जनरली। भाई साहब उन्होंने 2 दिन बाद ही हमको बुलाया, कुछ सीन दिए गए, हमने कर दिए, पसंद आए। डायरेक्टर हैं अमित प्रजापति फिल्म के, उनको ठीक लगा कि हाँ काम तो इसे कर लेगा, ये तो कर रहा है। पहले उनको लगा था ये तो भरने के लिए या कहीं जुगाड़ का मामला है, लेकिन बाद में लगा नहीं ये तो कर लेगा। और वो मेरे लिए कैमरा उतना असहज था भी नहीं, पूरी जिंदगी गुजर गई कैमरे के सामने। तो कुछ और शॉट्स बढ़ाए गए। फिर बाद में कुछ दिनों बाद में उन्होंने फ़ोन किया कि हम चाहते हैं कि आपके कुछ शॉट्स और जोड़ने हैं। मैंने कहा अब तो मैंने लुक बदल दिया है, बिना दाढ़ी के मैंने वो शो किया, और दाढ़ी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। दाढ़ी मैंने बढ़ा ली थी। मैं कहा अब दाढ़ी में कटाऊंगा नहीं। और सर प्लीज ऐसा मत करिए। तो मैंने कहा देखिए आप, मैं रिसेंट फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजा, अरे यही तो चाहिए, यही तो। उन्होंने गाना फिल्मा दिया हमारे ऊपर, कैलाश खेर साहब ने गाया। गाना देखा है मैंने, गाना बहुत पसंद किया गया, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। दर्शकों ने बहुत पसंद किया उसको, लोग जितने लोग आप जैसे लोग हैं जो जानते हैं निजी तौर पर, उन्होंने बहुत पसंद किया। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ इस चीज़ से। अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता था, या मैं बहुत बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूँ। मुझे जो काम मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो बस मैं मानता हूँ कि एक काम की बात है जो पैदा करनी पड़ेगी। मतलब मान लीजिए कि आज चलते चलते किसी को एक्ट करने के लिए कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए ये आपको एक्टिंग करनी है, तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा असहजता हो जाए या परेशानी, या किसी के लिए भी हो सकता है क्योंकि वो उतना तैयार नहीं है उस काम के लिए। या किसी से कह दिया जाए कि आपको गाना गाना है, तो वो असहज हो जाएगा। हमसे माइक छीनते हैं लोग कि भैया बस बहुत गा लिया, अब कार्यक्रम खत्म हो रहा है। ये हमारी मौज है। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जबकि आप अटेम्प्ट करते हो चीजों को। मैंने लाइफ को बहुत एंजॉय किया, कर रहा हूँ, अभी भी सीखना बंद नहीं हुआ। आप जब बात करते हैं, कोई बात करता तो ऐसा लगता है कि हो गया बस, अरे बाप रे वहां आ गए हैं जहाँ सब। अभी तो चल रहा है, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ देखना सीखना बाकी है। नई जनरेशन को मैं क्या दे सकता हूँ अब, और जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे किताबें हैं, बहुत 2-4-5 किताबें तो हैं अभी, तो बहुत कुछ है मन का लिखा ही नहीं है। कि 6 किताबें मैंने ऐसी रखी हैं जो आधी आधी लिख के छोड़ रखी हैं। अच्छा। वो टाइपिंग की बात थी, थोड़ा सा छूट गई थी, देखिए टाइपिंग कर ली, अब टाइपिंग तो बंद हो गई, अब टाइपिंग का तो कोई फायदा नहीं है। वो टाइपिंग थी जिसकी वजह से मैं मीडिया में पहले दिन से काम का आदमी बन गया, क्योंकि मैंने बहुत तेजी से सीखा पहले तो। फिर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी, सोचना और टाइप करना मेरा बराबर चल रहा था। अब इससे हुआ कि आर्टिकल लिखने शुरू करे मैंने बहुत तेजी से, अलग अलग वेबसाइट के लिए। इससे ये हुआ कि मुझे किताबें लिखने का शौक चढ़ा गया। हमारे यहाँ इंदौर में चलता है वर्ड, चढ़ने लगा। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि यार किताबें लिखना तो मेरे लिए सहज है, उसकी टेक्निक्स होती हैं। तो वो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही मैं किताब लिखने के लिए तैयार था। अब धीरे धीरे मैंने अपने आप को रवा किया, पब्लिशर्स कुछ अच्छे मिले तो उन्होंने सिखाया कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे ये तथ्य ऐसे होना चाहिए, रेफरेंसेस ये होना चाहिए, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, भाषा ये होनी चाहिए। कई बड़े राइटर्स थे, डॉक्टर नरेंद्र कोहली जैसे बड़े राइटर्स के साथ मुझे समय बिताने का, उनका स्नेह पाने का मौका मिला। अब तो रहे नहीं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी मतलब जीवन में लोग, वही जो लोगों के मिलने वाली बात है, अगर आप सब चीजों को मिलाएंगे ना तो देखिए लोगों से मिलना जुलना, अपनी स्किल्स पर काम करते रहना, खूब मौज के साथ जिंदगी को जीना, जो काम कर रहा है उसको प्रोफेशनल तरीके से करना, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अटेम्प्ट करना, साथ ही साथ में तैरना नहीं, बहना है, छोड़ देना है, इन सारी चीजों को आप मिला लो तो जिंदगी बहुत मौज की होती है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा मॉडल है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सभी की सभी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ है ही। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज पॉडकास्ट चल रहा है। आमतौर पर मैं पॉडकास्ट में इस तरफ बैठने में बिलीव ही नहीं करता था। हाँ। मैं हमेशा उस तरफ बैठा हूँ, और मुझे इतने इंटरव्यूज और इतने पॉडकास्ट करने का अवसर मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। और अब मैं इस तरफ बैठा हूँ, हालांकि बड़े संकोच के साथ बैठा,
क्यों? क्योंकि अभी पॉडकास्टर को अप्रोच करना है कि एक पॉडकास्टर है और आप उसका पॉडकास्ट कर लो, तो बोलना पड़ेगा कि भाई इनका कर लीजिए, तो बड़ा संकोच होगा। तो अब वो मैं और अहम और अरे मैं मुझे क्या छोटा आदमी समझ रखा है और ये समझ रखा है, ये सारी चीजें आएंगी। मैंने पहले आया, मन में आता है, स्वाभाविक है, आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर मनुष्य नहीं हो, ज्यादा इतने भी ज्ञानी मत बनो, इस चरम पे मत जा। लेकिन आते ही सतर्क हो जाओ और समझाओ कि तुम तो जीरो पे खेलने वाले आदमी हो ना, तो तुम जीरो पे हो और तुम्हें कोई अगर अवसर दे रहा है तो तुम ऐसे हाथ जोड़कर कृतज्ञता के भाव के साथ अभिभूत होकर उस कार्य को करो। यही तो तुम्हारा तरीका रहा है जिंदगी का। तुम भूल गए कि अभी तक जो कुछ किया है वो ऐसे ही किया है। तो ये कहाँ किससे हो रहा है संवाद? उसी स्वयं से तो हो रहा है जो मर चुका है। मैंने एक पोस्ट डाली, कुछ लोगों ने उसको स्कैरी पोस्ट भी लिखा कि डरावनी है सर। अच्छा। एआई के माध्यम से आजकल सब कुछ संभव है। तो हमारी 16 साल की उम्र की एक तस्वीर हमारे पास में आई, वर्तमान की तो थी पॉडकास्ट। तो हमने कहा कि 46 साल का प्रवीण 16 साल के प्रवीण से बात कर रहा है और वो दोनों की तस्वीर दोनों ज्वाइंट होकर बड़ी सुंदर तस्वीर बन के आई, वो फेसबुक पर डाली। अब उस पर एक पोस्ट लिखी हमने, पूरा एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में हमने ये लिखा कि 46 साल के प्रवीण का जो संवाद हो रहा है 16 साल के प्रवीण से, वो सवाल मतलब इंटरव्यूअर 46 साल का है। और पूछ रहा है कि बेटा क्या सोचते हो, क्या अब तो यही सोचता हूँ कि ग्रेजुएशन हो जाए किसी तरीके से, और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा स्वस्थ रहे। मतलब मैं एकदम से चला गया सचमुच, जब एक लेखक की भूमिका में था। कम लोग जाते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लोगों को करनी चाहिए और ये एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली बहुत बहुत कुछ सीखने का अवसर देगी। फिर मैं कहता हूँ कि अरे तुम्हें पता है कि मैं तो पीएचडी कर ली और दूसरा मास्टर्स कर लिया और दूसरी पीएचडी करने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो? इतनी पढ़ाई कर लूंगा मैं? अब तुम्हारा पता नहीं है पर मैंने तो कर ली है। और क्या सपने हैं? बोले सपना तो है हीरो वीरो बन जाऊं कहीं फिल्मों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बन पाऊंगा। और ये हकीकत है कि उस समय मुझे अपनी आर्थिक स्थितियां और अपनी पारिवारिक स्थितियां पता थी, तो मुझे पता था ये व्यवहारिक नहीं है मेरे लिए। पापा भी यही कहते, ज्यादा से ज्यादा होगा एक नौकरी वोकरी करूंगा, अपने शौक पूरे करूंगा, मम्मी पापा का ध्यान रखना, बहन की एजुकेशन अच्छी हो जाए। तो मैं हंसते हुए कहता हूँ 46 साल का प्रवीण कि बोले अरे यार मम्मी पापा से मिलना मुश्किल हो जाएगा, महीनों महीनों बात नहीं होगी, साल में एक आध बार मुलाकात हो पाएगी तो हो पाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। तो क्या बात करो, यही तो जीवन है मेरा। बोले ये नहीं रह जाएगा, तुझे पता ही नहीं है अभी। और फिर बोला तुम कहाँ हो अभी? बोले मैं कहाँ हूँ अभी, आप बताओ। बोले तुम यादों में हो और जो यादों में रहता है ना वो मर चुका होता है, बेटा ध्यान रखना। यानी कायदे से तुम मर चुके हो। अब इसको स्कैरी लोगों ने इसलिए बोला क्योंकि जो डीपली इसमें जाएगा या सुनते हुए भी जाएगा कि 16 साल का प्रवीण तो मर चुका है ना। और 16 साल का ही नहीं, 45 साल 11 महीने का भी जो प्रवीण था ना, वो भी महीने भर पहले मर चुका है। हर दिन मर रहे हो, हर दिन तुम एक नए व्यक्ति हो। जब हर दिन नए व्यक्ति हो तो ये पुराना बोझा लाद के क्यों घूमना है? इससे मेरा क्या प्रयोजन? कितनी बड़ी बात कही आप। क्या मतलब है? नहीं, इसको प्रैक्टिकली सोचिए। मैं ऐसा ही हूँ। ये ऐसा नहीं कि वाचक ज्ञान की तरह मैंने यहाँ पर किसी के सामने बात रख दी। मेरी आज की चुनौतियां आज है, मेरा आज का जीवन आज है, मैं जिंदा आज हूँ, मेरा कल मर चुका है। जब मेरा कल मर गया है तो मेरी कल की उपलब्धियां भी तो मर गई। हाँ, दुनिया के सामने है। आपने माना इस योग, आप ऐसा नहीं कि आज के आदमी को उठा के 1 साल के बच्चे को यहाँ बैठा दोगे। आपने मुझे इसलिए बैठाया क्योंकि मेरे पास 26 साल का अनुभव है। आप मुझसे कुछ सुन सकते हो, आपने कुछ पढ़ा होगा इंटरनेट पे, कहीं किसी का और कुछ सुन लिया होगा, तो आपको लगा कि हाँ यार बात तो कर सकते हैं, इससे काम की बात हो जाएगी। वो है, उससे कोई परहेज भी नहीं। तो वो निकालिए ना, वो जिसको चाहिए वो ले ले, उससे मेरा क्या प्रयोजन? हाँ सही है, क्योंकि आप तो आगे। मैं क्यों अहंकार पाल? अब मैं ना तो आपके पास आ रहा हूँ ना किसी को कुछ बता रहा हूँ, बस सोचे बैठा हूँ मैं ये हूँ, मैं ये। पर वो अपनी जिंदगी को सही तरह से नहीं खेल रहा है। काहे? क्या तनाव में आपको रात की नींदें उड़ा रखी हैं आपने, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। क्यों फिल्म स्टार, क्यों टीवी के कलाकार? बड़ा दुख होता था मुझे। एक से तो मैंने इंटरव्यू किया था, वो फिर बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो मुझे बड़ा दुख होता था। और एक और मेरे मित्र रहे, बड़े भी थे मुझसे, मेरे बहुत प्रिय थे, तो मैं उनको आज श्रद्धांजलि भी आपके इस माध्यम से देना चाहूंगा क्योंकि मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया था उस घटना के बाद। अच्छा। वो है रोहित सरदाना जी।
रोहित सरदाना और हमने साथ में सहारा समय से करियर की शुरुआत की थी। एक तरफ परिवार के सदस्य थे, मेरी पत्नी कोविड और के समय हम लोगों ने भी वीडियोस देखे तो मेरी पत्नी और वो भी साथ में काम करते थे। मैंने उन्होंने तो बहुत छोटे, और फिर हमारा कुछ एक संक्षिप्त समय भी था वो शुरुआती, जैसे कॉलेज गोइंग बच्चों का जीवन होता है ना, कि अपने अपने रूम लेकर रहते थे, तो हमारे जितने एंजॉयमेंट, पार्टी, ये सारी चीजें हमारी साथ में होती थी। बहुत सारी यादें थी। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की, वो देश के बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार बने, और हम बहुत गौरवान्वित, आज भी गौरवान्वित हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मेरे प्रिय हैं, और उनकी उपलब्धियों को मैं अपनी उपलब्धि की तरह लेता हूं। हालांकि लोग कंपेयर करते हैं, मुझे कई बार कहते हैं कि भैया उन्होंने तो इतना किया, आपने तो इतना किया ही नहीं है। वो तो एक जजमेंट तो लगातार चलता रहे। मैं इसका एक वो बताऊंगा मजेदार एग्जाम्पल, मेरे मन में भी आया था ये सवाल एक बार, तो उसका समाधान मेरे इष्ट देव हनुमान जी महाराज ने कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा, पर याद दिलाइएगा। तो रोहित भाई की जब डेथ हुई कोविड के दौरान, अनफॉर्चुनेट, और वो भी बहुत असमय, अचानक हुई। तो 2-3 दिन तो हम शॉक में रहे, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, अर्चना को भी नहीं हुआ, और उसने मेरे अंदर गहरे से कई चीजें, वो जो एक दौड़ चल रही थी ना कि पत्रकारिता में क्या करोगे, रोहित सरदाना हो जाना पत्रकारिता में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बहुत कम लोगों को वो मकाम मिलता है, उनको मिला। वो प्रश्न पूछने का उनका तरीका अलग नहीं, बहुत सारे लोगों में प्रश्न पूछने का तरीका, जो मकाम मिलता है ना, वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर है। वो आउटपुट के बहुत बढ़िया आदमी रहे, वो रिपोर्टिंग की समझ जो थी गए, और बहुत छोटी उम्र से, ऐसा नहीं कभी विकसित हो गई, पहले से मैंने देखा, मैं तो देखा है, साथ में काम किया है। तो वो एक स्पार्क था, एंकरिंग से भी ज्यादा पत्रकारिता के अन्य पहलुओं की जानकारी। तो जो मकाम मिला था वो मल्टीपल फैक्टर से मिलता है, किस्मत भी होती है, एटीट्यूड भी होता है, अप्रोच भी होती है, किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो वो भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उनको मिला वो, जो मिला और ऐसे चला गया। तो ये जो बात जोड़ रहा था 16 साल वाले प्रवीण की, वो और गहरा हो जाता है। ये फिलॉसफी वहां से आई कि ये है नहीं, ये जितना आज आप सोच रहे हो ये कोई काम का नहीं है, सब बेकार है, और सचमुच में बेकार है। काम का सिर्फ इतना है कि तुम आज को कैसे जी रहे हो, तुम आज की प्रोडक्टिविटी को कैसे, उसका आकलन शाम को करोगे, तुम कैसे अपनी जिंदगी को आने वाले कल के लिए ज्यादा उत्साह से भरा हुआ, ज्यादा तैयार बनाओगे, कैसे तुम एक एक पल को भीतर से आनंदित होकर जी रहे हो। मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने तनाव में, कितने झंझटों के साथ में आप जा रहे हैं, जब सोने के लिए जा रहे हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी इसमें साथ में जोड़ लीजिए। जब मैं कहता हूं कि आपका कल मर गया है, तो इसको करके देख लो ना। आज ही रात में आप जब बिस्तर पर सोएं, तो ऐसा मानिए कि आप गए, खत्म, वो नींद ही आपकी मृत्यु है। मृत्यु एक गहरी नींद है, मतलब उससे उठना नहीं है आपको। आप उठ जाओगे, फॉर्चुनेट रहते हो, सुबह सुबह उठ जाते हो, पर आज सोते हुए मानो कि गए। और उसके साथ में विचार कि अब क्या क्या हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द। तो सबसे पहले तो आसपास के जिनकी पत्नियां होंगी, बच्चे होंगे, वो जो भी निर्भर लोग होंगे वो परेशान होंगे, नहीं होंगे तो माता पिता और अन्य लोग परेशान होंगे, प्रेमी प्रेमिका जो भी लोग हों वो परेशान होंगे। तो ये पूरा विचार करिए आप कि मैं मर गया हूं और अब क्या क्या कौन कौन सोच रहा है। जब मैं सोचता हूँ, मैं तो चलो अपना अनुभव बताता हूँ, बाकी लोग अपने अपने अनुभव को सोचेंगे, क्योंकि उनके जीवन में अलग अलग लोगों का इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ठीक है, पत्नी मेरी जो है वो, क्योंकि वही सीधे मेरी मित्र भी हैं, मेरे लिए जीवन के सारे संघर्षों में बराबर से खड़ी रही है, तो बहुत तकलीफ में जाएगी। और भी ज्यादा पीड़ा में जाएगी मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ को मैं ही उसका अस्तित्व लगता हूँ। उसने कुछ जीवन में अगर बड़ा किया है तो ये किया है कि इसको पैदा किया है। फिर मेरे पिता है, भांजा है मेरा, बहन है मेरी, ऐसे मतलब परिवार के लोग। चलो एक सर्कल ये हो गया, बहुत क्लोज वाला सर्कल हो गया। उसके बाद में दूसरा सर्कल आता है नाते रिश्तेदारों का, जिनसे आप कभी कभी बात कर पाते, प्रेम उतना ही होता है। और आपके कजिन्स होते हैं, आपके मामा नाना, ये तो उनको भी दुख होगा, बचपन उनके साथ भी बीतता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड, इंटरडिपेंडेंसी। उन लोगों के जैसे खर्चा पानी जिसके साथ जुड़ा हो ना, उसको जोड़ लो क्लोज, वो क्लोज हो गया। जिनके लिए कर रहे हो, जिनके लिए, जिनसे ले रहे हो ना, उनको क्लोज जोड़ लो। फिर एक सर्कल आता है कि जिनसे खर्चा पानी तो नहीं है, लेकिन संबंध लगभग वैसे ही। फिर एक आता है फ्रेंड सर्कल, इमोशंस है।
तो कई लोग हैं जानते पहचानते, अरे अरे यार प्रवीण जी तो कल ही मिले थे। जैसे मैं जब सोचूंगा आज रात में, तो मैं सोचूंगा कि यार पांडे जी सोचेंगे यार आज फोटो लगा देता हूँ बढ़िया, आज ही खींचा था और आज निपट गए, फेसबुक पे श्रद्धांजलि दे देते हैं। लोग ढूंढते हैं ना पुराने फोटो सब। फिर और थोड़ा सा बड़ा सर्कल कर लो, तो वो लोग जो समाज में आपको जानते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपसे मिले हैं। हमारे जैसे आदमी का सर्कल तो बहुत बड़ा है, तो अगर हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ का आदमी हूँ। मुझे वैसे भी लोग बहुत मिलने का मौका मिला, या जानने का, या लोगों को मुझे जानने का मौका मिला। स्टूडेंट्स हैं मेरे बहुत सारे, बहुत बड़ा सर्कल है। तो इन सब के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है वो मैं सोच रहा हूँ। तो पत्नी के बारे में, बच्चों के, पत्नी बहुत टूट चुकी है, कैसे जिंदगी जिएगी, कैसे तकलीफ। बच्चों को उतना समझ में नहीं आ रहा है, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा रुक जाओ, पापा रुक जाओ। फिर उस दिन सारे दोस्त मित्र इकट्ठा होते हैं, रोना गाना होता है, जाते हैं, हमें जलाते हैं। फिर 12-15 दिन की जो प्रक्रिया होती है वो हो रही है। फिर उसके बाद में 13वीं के बाद में पत्नी जो है ना, वो बीच बीच में उसको कसक आ रही है, माता पिता को कसक आ रही है। बाकी सब लोगों की यादों में धीरे धीरे हम चले गए कि अरे भैया थे बढ़िया थे, अरे भाई था बढ़िया था, दोस्त था बढ़िया था। फिर साल भर बाद इधर भी धीरे धीरे पत्नी सक्षम है, खुद पत्रकार रही हैं, उन्होंने अपना सेटलमेंट जमाया, अपना कुछ करना शुरू किया। उनके भाई सक्षम हैं, हमारे परिवार के लोग सक्षम हैं, हमारे पिता आज भी सक्षम है 73 साल की उम्र में। तो मैंने कहा ये तो संभाल लिया इन्होंने सब। तकलीफ में है, याद कर रहे हैं, लेकिन संभाल लिया सब कुछ। और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि हो सकता है, इस पे कहानी भी है, ओशो ही सुनाते थे या किसी ने सुनाई थी। धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि पत्नी जो है वो, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ा, तो ज्यादा अच्छा काम, ज्यादा मुझसे ज्यादा अच्छी पत्रकार है, ज्यादा अच्छी एंकर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं। तो उन्होंने ज्यादा, और उन्होंने काम छोड़ा बच्चों को की परवरिश के लिए, और ज्यादा अच्छा काम करने लगी, और ज्यादा ख्याति मिलने लगी बच्चों की परवरिश में भी, और लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, स्वयं सक्षम हो गए हैं, जिम्मेदारी, माता पिता धीरे धीरे, क्योंकि एजिंग हो रही थी तो शायद नहीं रहेंगे कुछ समय तक, जितने समय तक रहेंगे। बाकी के सब लोगों की अपनी अपनी जिंदगी चलने लगी है, लाइफ चल रही है। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल में मैं कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। कितने ही करीब के लोग, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो भूल जाए। मैंने आज रोहित सरदाना जी को याद किया, है ना, ज्यादा नहीं, कोविड के समय की बात है। और 3-4 साल हुए होंगे, 4 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए। 5 साल के बाद में आज मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने उतना याद करना बंद कर दिया। लेकिन एक समय था कि वो एक ट्वीट कर दें या उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लोग मरे जाते थे। आज भी उनका परिवार है, 2 प्यारी बिटियां हैं, उनकी पत्नी है, वो भी हमारे साथ काम कर चुकी हैं, अच्छी पत्रकार है, वो भी अपना जीवन चला रही हैं। तो मैं बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ, मेरे बच्चों का भी और उन परिवार का जीवन चलेगा ऐसे ही। कुल मिला के ये है ना कि आप में से कोई भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खुद को मान के चल रहा। गलत है ये बात बहुत। हम पूरी दुनिया को अपने कंधे पे एटलस की तरह उठाने का गुमान पाले बैठे हैं। ये सब कुछ हमने उठा रखा है, सारी जिम्मेदारी हमने, और सारे सपने हम ही को पूरे करना। अरे कुछ नहीं हो, मेरे बिना ये होगा नहीं, कुछ नहीं हो, तुम्हारे बिना सब और अच्छा हो सकता है शायद। हाँ या ठीक है, तुम जहां भी हो, कल तुम एक नट बोल्ट हो सकते हो, कुछ हो सकते हो, तुम्हारे बहुत रिप्लेसमेंट है लाइफ में। क्या सोच के परेशान हुए यार, किस चीज के चक्कर में पड़े हो, किन झंझटों में पड़े हुए हो, कौन सी जिंदगी जी रहे हो। आपकी अगर सारी चर्चा का अगर ये निकालें, यहाँ पर आकर पॉइंट पर लेकर आए, आपका अगर कल मर रहा है, क्या बहुमुखी हो गया, आप फिर बोलेंगे बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे प्रवीण जी, निकल लिए। अरे एक मुखी हो, बहुमुखी हो, 2 मुखी हो, जाना सबको है, पहली चीज सत्य यही है। लेकिन जब तक हो, तब तक एंजॉय करो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अच्छा इसको बहुमुखी बोला जाता है। पहले सोचता था, पिताजी कहते थे, बहुत डांटा, मेरे पिताजी बहुत परेशान रहे मुझसे, आज भी परेशान है, वो आज भी परेशान है। ही 73, वो पेंशनर है, लेकिन वो आज भी परेशान है कि भाई कुछ काम तो कर ले, बेरोजगार कब तक रहेगा। मेरे फादर अगर इसको सुनेंगे भी तो वो ये कहेंगे कि ये तो मजाक में कह रहा है, ये तो हकीकत है भाई, पूरी जिंदगी से ये आदमी बेरोजगार रहा है। और वो बोलते हैं पब्लिकली, मतलब कभी कोई मेहमान आते हैं घर में, बोले क्या कर रहे, बोले बेरोजगारी में है, बताओ यार आज तक रोजगार नहीं मिला। और मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ आज भी बेरोजगारी हो, मतलब पिताजी की भाषा के साथ सरकारी कर्मचारी की दृष्टिकोण से हो। लेकिन हाँ ये है कि मैं किसी घर चलाने के लिए किसी से भीख नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, भगवान बड़ा बोलना बुलवाए,
मदद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको सचमुच में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और जो आप चाहते हैं उनकी पूर्ति, दोनों का फर्क पहले तो समझ में आना चाहिए। मैं एक गाड़ी से आया, आपने देखा, वही गाड़ी चलाता हूँ। उससे पहले एक छोटी गाड़ी थी, उसको मैंने 16 साल चलाया। जब वो कटने के लिए चली गई, जो कटना शब्द होता है हमारे यहाँ की, रजिस्ट्रेशन चला गया, तो उसको फिर डिस्पोज किया गया। फिर ये ली गई, इसे ही 5 साल हो गई, इसका भी 16 साल, जब तक कि मुझे इसका शौक, मेरी आवश्यकता नहीं इससे ज्यादा। अब आप बोलें कि प्रवीण तिवारी आ रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि बड़ी गाड़ी से उतरेंगे, ये उतरेंगे, वो उतरेंगे। कई लोग बोलते भी ये सलाह, अरे यार आप यार आप इससे ज्यादा। भाई अगर गाड़ी से पहचान है तो गाड़ी कोई रख लो यहाँ पे, इसी को बुला लिया करो। वो एक मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे आवश्यकता नहीं, मेरे को चाहे मुझे चाहते हो ना, तो मेरा कपड़ा मत देखो, मेरा जूता चप्पल मत देखो, गाड़ी। बहुत सारे लोग तो इस पे पूरी किताबें लिख चुके हैं, तुम्हारा एटीट्यूड ये होना चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, जिसके पास बड़ी तो होता है ना। छद्म दुनिया के बहुत सारे व्यवसायियों के देखे, मेरे जितने व्यवसायी मित्र हैं वो मुझसे दूर भागते हैं। हाँ, उनको ये लगता होगा कि ये सामान नहीं, वो ये कहते हैं साफ साफ कि बोले भैया तेरे साथ रहेंगे तू ब्रेन वॉश कर देगा हमारा पैसा का। इस बात से डरते होंगे, ब्रेन वॉश करेगा तो। और उनको बात सही लगती है, बोले यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा, फिर एकदम से नहीं 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 हमें सोचने दे, 24 घंटे सोचने दे। मैं कहा सोचो, और बहुत परेशान रहते। और अल्टीमेटली ये मेरा दावा है, अल्टीमेटली उनको आना वही है जहां मैं उनको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ आना है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़े हो तो आपको दिखाई देता है कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, और यहाँ खड़े रहो तो आपको नहीं पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। बस इतनी सी समस्या है, तुम इसी झंझट में लगे हो। वहां से दिखाई दे रहा है साहब कि कहाँ पर क्या चल रहा है, और वहां पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत ऊंचा आदमी हो गया हूँ, मैं बस थोड़ा सा अलग जाके खड़ा हो गया हूँ। तुम भी वहीं खड़े हो सकते हो, एक झटके में खड़े हो सकते हो। एक पल लगेगा तुम्हें वहां खड़े होने में। जो शरणानंद जी का वचन कह रहा था कि घोड़े की रकाब में पैर देने में समय, वो मतलब यही है कि ईश्वर प्राप्ति का मतलब है तुम्हें ईश्वर वो दृष्टि देगा। अर्जुन के सामने थोड़ी कोई 12-15 मुख के कृष्ण जी और विराट पूरे वो खड़े हो गए थे, और वो सबको दिखाई देते। फिर तो अर्जुन को क्यों दिखाई दिए? अर्जुन को दृष्टि दी उन्होंने। तो दृष्टि ईश्वर आपको देते हैं। अब ईश्वर को आप खुदा कह लें, आप चाहे गॉड कह लें, चाहे भगवान बुद्ध कह लें, अपने गुरु कह लें, अपने कुछ भी कह लें, आपकी कोई आस्था कह लें, और आपकी आस्था में जो भी कुछ बैठा हुआ है वो बिल्कुल सत्य, पहले तो ये स्वीकार कर लें। आस्था का मतलब यही है, सत्य है। आपके कुल गुरु हो, आपके कुल देवता हो, आपके स्थान देवता हो, आपके क्षेत्रपाल देवता हो, छोटे देवता हो, बड़े देवता हो, जो नाम हो उनका, वही है सत्य। परम पिता परमेश्वर, हर एक में एक ही चीज है, बस आपके मानने का तरीका अलग है। जब वो मान लोगे तो वहां देखने की आपको नजर मिल जाएगी, और नजर जैसी मिलेगी आपको तो उसके बाद में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो फिर देखना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप लगातार जर्नलिस्ट रहे हो, 26 साल के आसपास आपने 3000 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं, तो आपने ये भी कहा कि मैं उस साइड बैठा हूँ। तो सर कभी ऐसा हुआ कि इतने सारे इंटरव्यू लेने के बाद कि कोई इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो गए हो कैमरे के बाहर, कैमरे के बाद निकल के या कैमरे के पीछे, उसने आपको झकझोर दिया हो, बिल्कुल शांत रह गए कि ये क्या था? कितना इंटरेस्टिंग सवाल है आपने, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं सिर्फ काउंट ही करता रह गया, बड़ा छोटा देखता रह गया। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और सच में मुझसे किसी ने कभी ये सवाल पूछा ही नहीं कि किसी इंटरव्यू के बाद का कोई ऐसा शॉकिंग आपका वो कि आप बिल्कुल। हालांकि मैंने ये शेयर किया है कि अक्षय कुमार ने मुझसे क्या कहा था, मुझसे आप बच्चन साहब ने क्या कहा, ये चीजें मुझे याद रह गई। लेकिन ये हुआ हो कि इमोशनली मैं, जैसे निर्भया के माता पिता थे, वो एक समय था जब मैंने उनसे बातचीत करी थी, वो मुझे ऐसे याद आता है। बट मैं सचमुच ऐसा कुछ याद नहीं कर पाता, या बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ। मैं तो हर एक से प्रभावित होता हूँ, मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ। तो जितने मेहमान आए मैं सबको ही बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन मानता हूँ। लेकिन जैसे मुझे सिंगिंग का, गाने सुनने का शौक हम सबको होता है, तो जब भी मेरे कोई फेवरेट सिंगर आए, सोनू निगम आए, अभिजीत आए, कैलाश खेर के साथ मैंने, वो कैलाश खेर का गाना मुझ पे फिल्माया गया है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है कि उनके साथ मैंने 16 साल पहले भी इंटरव्यू किया है। अच्छा। और अभी 5-6 साल पहले भी एक इंटरव्यू किया है। तो
इन सब अनुराग कश्यप के साथ मुझे बात करके अच्छा लगा जब उन्होंने निजी बातें करी, और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जब मैं देखता। राहुल राम है, इंडियन ओशन, पता नहीं कितने लोग अभी जानते होंगे, बट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट सिंगर, कंपोजर और फिलोसोफर भी बहुत अच्छे हैं। एक और इंसिडेंस है जो शॉकिंग, मैं उसको शेयर करूं ना करूं, बड़े नेता थे, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो नाराज हो गए थे बहुत, माइक वाइक तोड़कर चले गए थे मेरे इंटरव्यू से, वो मुझे याद रहता है। और बहुत ही बड़े नेता थे, तो वो बाद में मिले तो वो भूल चुके थे उस घटना को। उस घटना को मैं बताना चाहूंगा विदाउट कोटिंग एनी नेम, पर मेरे जानने वाले लोग जानते हैं। तो एक बहुत ही बड़े नेता थे, वो मेरे कार्यक्रम में आए जनता बोले में। प्रदीप मेरे छोटे भाई भी थे, टीम का हिस्सा भी थे, वो भी खड़े थे, और इतने में नेताजी के सामने हूटिंग करने लगे। पब्लिक बैठती थी उसमें इधर, और इधर सामने नेताजी खड़े होते थे। जनता बोले शो की कई क्लिप्स जो हैं अभी भी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं दर्शक, अगर देखना चाहें तो। बहुत पॉपुलर शो था, 2005, आज से 20 साल पुरानी शो की बात कर रहा हूँ मैं। और वो पहला पब्लिक शो था, अब तो बहुत पब्लिक शो होते हैं, लेकिन वो पहला पब्लिक शो था इंडिया का जो इतने ग्रैंड लेवल पर होता था। संजय पांडे जी थे, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो करते थे उसको प्रोड्यूस। तो ये नेताजी बड़े नाराज हो गए जब लोगों ने वो होटिंग करना शुरू करी। तो वो आए मेरे पास गुस्से से बीच में, जैसे ही मैंने ब्रेक लिया तो वो आए और बोले, तुम भड़का रहे हो लोगों को। अरे ऐसे आंखों में आंखें डाल के, मैं घबरा गया क्योंकि मैं उनसे डरता था, वो तो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। फिर लोगों ने उनको बोलना शुरू किया, आप उनको क्यों डरा रहे हैं, आप उनको क्यों डरा। मेरी उम्र थी 25 साल, बिल्कुल यंग लड़का, लेकिन मुझे जिम्मेदारी बहुत मिली। बहुत छोटी उम्र से मुझे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम मिले। तो लोगों ने जब बोला तो वो वापस चले गए, क्योंकि लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। फिर मैंने कहा, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आज बातचीत में हमारे साथ ये सर मौजूद हैं। बस इतना उन्होंने सुना, और ऐसे माइक निकला पटाख से। माइक का एक हिस्सा, लेपल जो चलता था उसका ऊपर वाला हिस्सा अलग और तार अलग, और मेरे पास आए और यूं करा, तुझे तो मैं देख लूंगा। और मैं थर 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 थर, और वो आया प्रदीप जो करवा रहा था, छोटा भाई, वो आया पास में, बोले कुछ करना मत, कुछ करना। अरे मैंने कहा क्या करूंगा मैं, मेरी हालत खराब हो रही है तो क्या समझ रहा है। तो वो चले गए वहां से। उन्होंने, अब मैं इसलिए घबरा रहा था क्योंकि जैसे आप आजकल इतनी आसानी से कर लेते ना, इतनी आसानी से कार्यक्रम नहीं होते थे। 2-2.5 लाख रुपए का सेटअप लगता था वो एक कार्यक्रम करने के। बड़ी लाइट्स होती थी, बड़े कैमरे होते थे, बैठाने के लिए पूरा स्टेडियम जैसा लुक सेट बनाया जाता था पूरा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसमें। मैंने कहा इसका क्या होगा, और शुक्रवार को चलेगा क्या। जनता बोले वॉज वेरी पॉपुलर शो, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो मालिक का फोन आ गया मेरे पास। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या किया तुमने। मैं कहा सर मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किया उन्होंने। बोले मेरे पास फोन आया है उनका, कह रहे हैं कि ये लड़का कल से ऑफिस में नहीं होना चाहिए तुम्हारे। मैं कहा सर गलती है, अगर मेरी आपको लगता है तो निकाल दीजिए। तो उनका कलेजा देखिए, मुझे उन्होंने कहा बेटा इसी को पत्रकार कहते हैं, निकालना तो छोड़, इसी तरीके से तेरी शिकायतें मेरे पास आनी चाहिए, ये मेरी खुशी का विषय है। अब कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि यही जो सज्जन थे, दिल्ली में चुनाव हुआ, उनकी पार्टी जो है वो एमसीडी वाला इलेक्शन काफी अच्छे से जीत गई, और ये तय था कि अगली बार उनकी सरकार आ सकती है। शीला जी का उस समय जलवा था, शीला जी बहुत शक्तिशाली मुख्यमंत्री के तौर पर, मेरी मुलाकात भी है उनसे। तो इनको बुलाया गया उसमें, और ये उत्साह के साथ आए, और स्टूडियो में मैं था। हालांकि उस घटना को इस घटना में 3-4 साल का फर्क हो गया है, 4 साल बीत गए हैं, तो भूल गए हम लोग। हाँ, तो आए मिले मुझसे, अरे, और मैंने खूब प्यार से खूब अच्छी अच्छी बातें, अरे आपने कमाल कर दिया, आप ही का चेहरा है, वो भी प्रसन्न, जैसे आप मेरे से मीठी मीठी बातें करें तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊं, मैं आंसू करूं तो वो भी प्रसन्न हो गया। अरे तुम बहुत बढ़िया है, एंकर कौन बढ़िया है गेस्ट के लिए, जो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो बाद में जब शो खत्म हुआ तो मेरे कंधे पे हाथ रख के आओ 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 आओ, तो फिर मैं पूरी चापलूसी में लग गया क्योंकि घबराहट पुरानी थी। मैंने कहा सर अब मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे, अब तो विधानसभा भी जीतना। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा दूर ले जाके, बोले हमारे अलावा कोई और भी है दूर दूर का। तो वो मुझे याद है आज भी घटना,
क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया था और एक अनफॉर्चुनेट घटना में हो गया था एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि मैं ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहा था उसके 2-3 दिन बाद ही। अच्छा, उनसे तो कथा ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो आपने पूछा शॉकिंग मोमेंट, ये लर्निंग है। एक व्यक्ति ने मेरे जीवन, और ये घटना मेरे निजी जीवन के सारे लोग, पहली बार मैं सार्वजनिक रूप से इसको शेयर कर रहा हूँ, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इसको शेयर नहीं किया था। तो आपके पूरे मित्र होंगे वो इसको जरूर देखेंगे। सब पता है, सबको पता है, नाम भी पता है, सबको पता है। मेरे जितने मित्र हैं, जितने आसपास के लोग हैं, उनको सबको पता है कि ये घटना क्या है। तो आपने जो पूछा ना शॉकिंग मोमेंट, आपका सवाल ये था मूल, तो ये आज तक मुझे याद है और इसीलिए मेरे सारे इर्द गिर्द के लोगों को याद है। लेकिन इसमें सबक कितना बड़ा है मेरे लिए, देखिए ना। मेरे लिए क्या, हर उस आदमी को जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो ये देखे और उसके बाद में वो इतने शौक उनकी मृत्यु देखे, चेंज भी हो सकता है। ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज अ वेरी ग्रेट लीडर, आई मस्ट से। वो तो मेरा निजी अनुभव है। गुस्सा होते हैं बहुत सारे लोगों का, गुस्सा तो मैंने बहुत लोगों का झेला है, बहुत लोगों का गुस्सा झेला है। कई लोग छोड़ के गए मेरे कार्यक्रमों को। सर जैसे गुस्से से मुझे एक प्रश्न और आया कि सर आपकी एक किताब थी द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी, सर ये सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों रही थी? ये मेरे जीवन का बिल्कुल ही अलग पहलू है, मतलब चाहे मेरे लेखन का हो, मेरे विचार का हो। भगवा आतंक के ऊपर क्योंकि किताब थी तो इस किताब को बहुत प्रतिसाद मिला, लोगों की संवेदनाएं थी। जैसे अभी मेरी फिल्म भी जो है ये गाय के ऊपर है। अब कोई सोचे गाय के ऊपर क्या फिल्म बनी होगी, क्या बनी होगी, इट्स फुल ऑफ इमोशन। ऐसी जब वो किताब थी ना, तो भगवा आतंक पर क्या कोई लिखेगा। मैं हूं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ, क्या हूँ ही, मतलब मेरे लिए गणेश जी और हनुमान जी महाराज पर चढ़ने वाला जो भगवा चोला है वो बड़ा महत्व का है। बचपन से मैं देखा, और कर्मकांडी परिवार से हूँ तो और ज्यादा महत्व हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसीलिए है, बट फिर भी इमोशंस मेरे जुड़े हुए थे, मेरी पहचान जुड़ी हुई है एक तरीके से। जब वो कलर के साथ में आतंक शब्द जोड़ा गया तो मैं उससे बहुत खिन्न था। मैंने आर्टिकल्स की सीरीज लिखी थी और वो काफी पॉपुलर हुई। फिर ब्लूम्सबरी है, प्रवीण तिवारी मेरे ही नाम राशि हैं, वो उसको देखते थे ब्लूम्सबरी को, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो वो आए मेरे पास और एक कोई सहयोगी मित्र थे, संदीप देव थे या शायद कोई था, जिन्होंने उनसे संपर्क कराया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या इस पे पुस्तक लिख सकते हैं। तो नेकी और पूछ अंधा क्या चाहे दो आंखें मैं, और ब्लूम्सबरी मतलब इतने बड़े पब्लिशर। तो मैंने कहा कि अरे बिल्कुल लिखूंगा। तो मैंने खूब शोध किया, उस पर 2-3 साल काम किया, तो अच्छी किताब निकल कर आई। लेकिन जब मैं उसमें गोता लगाता गया, घुसता चला गया, जानता गया, तो जितना नहीं पता था उससे ज्यादा जाना मैंने। तो एक चीज और कि किताबें हम कह तो देते हैं कि किताब, कोई ज्ञानी आदमी किताब लिखता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब किताब लिखते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, उल्टा है, क्योंकि आपको रिसर्च करना है। जब आपको रिसर्च करनी तो आपको ऐसे पहलुओं पर जाना है जो सिर्फ किसी दूसरे ने लिख भर नहीं दिए। वो आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलेंगे, पुरानी चार्जशीट से मिलेंगे, कहानियों से मिलेंगे, इंटरव्यूज से मिलेंगे। बहुत मेहनत करी मैंने, इसीलिए वो इतनी अच्छी निकल कर आई है। उस पर बड़ा अच्छा काम किया, रेफरेंसेस बहुत उसमें लगाए गए, लोगों ने उसको बड़ा ऑथेंटिक माना। आज भी लोग उसको पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा कि सर आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को समझते हो, तो सर आप कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देखते हो। आज के समय में बहुत स्ट्रेस है कॉर्पोरेट में, तो सर आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, ये थोड़ा ऐसा सवाल है कि इस पे तो हम कभी 1 घंटा पूरी बातचीत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैं, आपने क्योंकि सवाल किया है तो इसको संक्षिप्त तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्पेक्ट्रम समझिए पहले। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दायरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 1 to infinity है। कि आप किसको कारपोरेट कहते हो। आपकी टीम एक कारपोरेट तरीके से काम कर रहे हो। यहाँ हम जहाँ काम कर रहे हैं, ये भी लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कारपोरेट प्रयास है, अपने अपने स्तर का। एक कॉर्पोरेट वो भी है जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आप देश में देखते हो। एक कॉर्पोरेट वो भी है जो इनको भी गवर्न करता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट का कॉर्पोरेट है। हम जब भी स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो ये व्यक्तिगत बात है। अच्छा, किसी संस्थान, कौन ऐसा व्यक्ति है ये बताइए मुझे जो किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो रहा होगा, किसी भी जगह हो। आपके साथ रहने वाले भी परेशान हो सकते हैं, बस परेशानी कितने दायरे पर काम कर रहे हो उससे तय होती है। इट मीन्स अगर आप ज्यादा परेशान हो तो ज्यादा बड़े लेवल पर काम कर रहे हो। यही हो ना, ऐसे ही एग्जाम्पल बैठता है। इसको कभी भी आजमा कर देख लीजिए, जितना बड़ा काम कर रहा है उतना ज्यादा
बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उतना ज्यादा परेशान है। आप इसको ऐसे इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि या तो एक्सेस हो, हाँ। या आप उसके जूते में पैर डाल पाए या उसके दिमाग में घुस पाए कि तुम कितने परेशान हो। बिल्कुल आपको जो लग रहा है ना कि जो जितना बड़ा हो गया है वो उतना सुकून में चला गया है, नहीं, बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, जो जितना बड़ा होता चला जा रहा है वो उतने तनाव में जाता चला जा रहा है। अगर ऐसा सबके साथ भी नहीं है, यदि वो जीवन के सही मायने नहीं समझा है, और जो वो आपका मूल प्रश्न है कि स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, आपका तरीका ठीक नहीं है। तरीका क्या ठीक होना चाहिए, उसी पे हमने आज पूरी 1 घंटे की बातचीत की है कि आप कल के हो ही नहीं तो आज क्या हो। हाँ। बाकी सब ऑटोमेटेड है, सब चल रहा है। तुम्हारे जाने जैसे मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। किसी के जाने से टाटा साहब जो हैं वो गए तो अभी, लेकिन उनका जो काम था वो तो वैसे ही बढ़ गया था। तब उनकी उम्र काफी हो गई थी, फिजिकल एक्टिविटीज कम थी, उनका फेस वैल्यू थी, चेहरा था, और उनका पुराना किया हुआ काम और विजन था जिसको लोगों ने बढ़ाया। तो विजन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने एक विजन रख दिया है, आज भी बढ़ रहा है ना उनका काम, आगे चल रहा है। तो कारपोरेट की जब आप बात करते हैं तो आपको उस लेवल पर आना पड़ेगा कि आपका काम चल रहा है। और अब आप अगर बात करें एम्प्लॉइज के लेवल पर, तो आप इस फर्क को ही क्यों रखते हैं कि कोई एम्प्लॉय और कोई मालिक है? हर आदमी मालिक है, अपनी जिंदगी का तो है, कम से कम अपने डिसीजंस का तो है। हाँ। बंधुआ मजदूरी अब तो होती नहीं है, तो किसी जमाने में होती होगी तो होती होगी। हाँ, हमने खुद को बंधुआ बनवा रखा है, ये बात अलग है। हाँ, चल तो रही है लेकिन बाय चॉइस चल रही है। अरे रुको, इंक्रीमेंट होने वाला, क्या बात कर रहे हो? रुको, अरे तुमको इससे बेहतर मिलेगा। अरे ये आदमी किसी काम का नहीं है। तो पहले तो इससे ऊपर उठो। उसके लिए हमने बात की है क्योंकि वो रेपुटेशन होगा अभी पे, और मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीर सब्जेक्ट है तो इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन कुल मिला के जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आप करते हैं तो सामूहिक रूप से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आपने जिक्र किया, मेरा विषय है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रुप में आप किसी कंपनी के आउटपुट को भी बेहतर करना चाहते हैं, और आउटपुट को बेहतर करने के लिए ही आप लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। जो बड़े स्तर पर लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी समझना होगा, उनका एम्प्लॉय खुश रहेगा, वो चिंता मुक्त रहेगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा होगा। यानी उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, ये तो समझो पहले। और मालिक खुश रहेगा तो तुम्हारी खुशी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मालिक अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, तरक्की करेगा, तो तुम और बड़े बनोगे। इसको तुम भी समझो। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यही सिखाती, मैंने मोटी भाषा में समझाया, हालांकि बहुत टेक्निकल है। सर अब आपकी मूवी के ऊपर आते हैं, आपकी फिल्म के ऊपर। हाँ, फाइनली। तो सर जो आप की मूवी का सर आप नाम एक बार आप सभी को बता दें, और सर आपका उसमें किरदार क्या है, आप इसके बारे में भी सर थोड़ा डिटेल में बताएं। गोदान फिल्म जो है वो काफ़ी शानदार फिल्म है। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से मुझे मिली थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मित्रों ने उसको मिलवाया। फिर जब मैं उसमें काम करने गया, पुराना थिएटर का अनुभव था, एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, तो वो धीरे धीरे काम होते होते उसके जैसे किरदार की आपने बात की है, किरदार का नाम है डॉक्टर रुद्रा। डॉक्टर रुद्रा ये फिल्म का मेन विलन है, जो अमेरिका बेस्ड एक साइंटिस्ट है। अच्छा। जो हीरो हैं, जो साहिल ने किरदार किया है, हीरो इंडिया बेस्ड एक साइंटिस्ट हैं। हालांकि इंटरनेशनल जर्नल्स में वो अपने पेपर्स को ले जाते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। वो गाय के ऊपर बड़ा शोध कर रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी जो हैं गाय को बहुत स्नेह करते थे। और मतलब एक ये बताया है कि हमारे समाज में एक समय भारतवर्ष में किस तरह की परंपरा थी गाय को लेकर, गाय कैसे हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करती थी, बच्चे की तरह हुआ करती थी, या उसके बच्चे हमारे बच्चों की तरह हुआ करते थे, ये एक मनोभाव था। हाँ, वो उसी परिपाटी वाले हैं। तो वो अपने साइंटिस्ट और आज की जनरेशन के बेटे को वही चीज़ सुपुर्द करते हैं, बोलते हैं बेटा इसको आगे बढ़ाना है। अब वो इमोशनली बहुत अटैच्ड होता है, तो वो कैसे अपने शोध करता है। डॉक्टर रुद्रा जो मेरा कैरेक्टर है वो कैसे उसको डिस्करेज करते हैं। अच्छा। और वो कैसे उसके लिए व्यवधान पैदा करते हैं, और जब उसको थोड़ी रिकॉग्निशन मिलने लगती है तो कैसे चिढ़ते हैं और ज़्यादा विलेन वाली हरकतें करते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर रुद्रा खुद जो है
वो बीमार होते हैं, लाइलाज बीमारी कैंसर से ग्रसित होते हैं, उसमें साहिल उनकी कैसे मदद करता है, गाय उनकी कैसे मदद करती है, कैसे वो रिवाइव करते हैं, कि ये पूरी कहानी है। और फिर अल्टीमेटली वो जो गाना आप देखते हैं कैलाश खेर साहब का, देशवासियों, वो गाना मुझ पे अंत में फिल्माया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि अब इस विलेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो वो कहानी, इसीलिए मैं अब बात भी कर रहा हूँ, या मुझसे कहा भी गया कि मैं बोलूं कि अल्टीमेटली बनते बनते वो कहानी मेरे इर्द गिर्द ज्यादा आ गई। जो आपने मूवी बनाई है गोदान, ये गाय के ऊपर है, और गाय के ऊपर जब मूवी बनती है तो ये समाज को दो भागों में बांट देती है। अब मेरा सवाल ये है कि आपकी मूवी विवाद को समाप्त कर रही है या संवाद को शुरू कर रही है? ये मूवी बनाई है विनोद चौधरी जी ने, ठीक है। उसके प्रोड्यूसर हैं, और अमित प्रजापति इसके डायरेक्टर हैं। मैं तो एक छोटा सा किरदार हूँ, लेकिन गौ माता को लेकर, गौ सेवा को लेकर, गाय को लेकर जो इमोशंस है वो मुझे परिवार से ही मिले हैं। उसमें भी कोई विशेष मेरा योगदान नहीं है कि मैंने कोई बहुत विशेष प्रयास किए हो। मेरे घर की परंपरा रही है, कृषक परिवार से हूं मैं, तो गाय का महत्व मैंने देखा है अपने जीवन में। अब आपका सवाल, इस समाज, मुझे नहीं लगता कि समाज कोई हिस्सों में बटा हुआ गाय को लेकर। गाय का महत्व पहले समझिए। टेक्निकली मैं विज्ञान का छात्र हूँ, फिर मीडिया का छात्र रहा हूं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूं कि गाय जो है वो हमारे मानव जाति, मानव सभ्यता के विकास का हिस्सा है। कि जैसे हम ग्रो किए, और ग्रो करते करते इंसान की सारी शक्ल सूरत, उसका रहना, समाज की परिस्थितियां बदली जब उसने कृषि शुरू की। और कृषि सीधे सीधे डिपेंडेंट थी गाय और बैल पर, यानी गोधन पर। गोधन। जिस समय पर हमारे सब वेदों की ऋचाओं की रचनाएं हो रही थी, बहुत कुछ लिखा गया है, गाय गाय गाय, बहुत कुछ लिखा गया है उसमें। क्यों लिखा गया? क्योंकि उस समय उसका महत्व बहुत ज्यादा था। और भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन सा समाज है, क्या काय का समाज, समाज क्या, मानव समाज। मैं तो मानव समाज की बात कर रहा हूँ, उसके विकास में गाय का योगदान, मानव सभ्यता में, मानव सभ्यता के विकास में गाय का योगदान है। तो ये सब तो भूल जाइए, बात का जितना भी कचरा है, और हम आज किसी बात पे लड़े झगड़े, वो सब छोड़िए। आप ये देखिए कि इंसान जैसे एक पौधा पैदा हो रहा है, इंसानी सभ्यता जब पैदा हो रही, तब गाय उसमें इंट्रोड्यूस। पढ़िए जाकर, किसी को भी पढ़िए आप, जो जिसने इतिहास अच्छा लिखा हो, और वो भी प्रागैतिहासिक काल का, तो आपको बताएगा कि कृषि में गाय का क्या महत्व है, गोधन का क्या महत्व है। अब गाय जो है वो कृषि के साथ साथ में जो गाय के उत्पाद हैं उनकी वजह से भी और बहुमूल्य हो गई। चाहे दुग्ध हो, चाहे घी मक्खन, पूरा मतलब हमारे कन्हैया जी जो हैं वो तो पूरे गोवंश के पालक ही हैं। ये महत्व ऐसे ही नहीं बना है, आप इसको समझिए। ये जितना आप देवी देवताओं के साथ जुड़ा देख रहे हैं गाय को, गौ माता को, ये मानव सभ्यता का परिचायक है। और ये भारत की खूबसूरती है कि उसने हर चीज को आध्यात्मिकता या पूजन के दृष्टिकोण से जोड़ा है। अब आगे बढ़ते, कामधेनु भी कहा जाता है, सब कुछ देने वाली है। और सच बात है, एकमात्र ऐसा जीव मनुष्य से भी ऊपर, मनुष्य से ऊपर गाय क्यों है? एक सामान्य सवाल है, लोगों को सोचना चाहिए। क्या धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी है जिसका अपशिष्ट पदार्थ भी काम का हो? गोबर इतने काम का है, चाहे वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, पवित्र करने के लिए, आज भी घर में पूजा पाठ होता है ना, तो गोबर का लेप किया जाता है, इतना पवित्र है। क्यों हुआ? किसी और का अपशिष्ट पदार्थ उठा के लाओगे क्या कभी घर में? ये है गाय। गाय का कौन सा समाज, किस समाज की आप बात कर रहे हैं? आप तो गाय की बात करिए पहले। गाय मतलब, और गाय का इमोशन। मैंने जब ये शूट किया गाना, तो सब लोग बात कर रहे हैं, हमने अभिनय किया, उन्होंने गाना गाया, उन्होंने ये बनाया। अरे वो गाय जो 4 घंटे खड़ी रही ना मेरे साथ, 4 घंटे खड़ी रही, मैं इतना अभिभूत हो गया। उसके इमोशंस देखे मैंने, आंसू भी देखे, थक भी रही हूँ, और इतनी प्यारी कि अगर मैं उसके खुर के नीचे भी लेट जाऊं तो मुझे कुछ लेगी नहीं। और ऐसे तीखे सींग हैं, लेकिन कभी हमला नहीं करे, करती भी अपने बचाव में गाय, ऐसा नहीं। लेकिन गाय को बचाना बहुत जरूरी है। अब दूसरा पहलू, कि ये बात फिल्म की नहीं है, एक फिल्म से क्या होगा नहीं होगा, अच्छा है चलो बात करने का मौका था, मुझे ही बोलने का मौका, मैं गाय पे कितनी बार बोल पाता। बोल रहा हूँ ना आज, और बोलना चाहूंगा अभी तो, और मतलब मेरा मन है कि आने वाले दिनों में मैं खूब इस पर बोलूं।
लेकिन गाय माता को लेकर एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आज अगर भारत को फिर से आपको समृद्ध बनाना है, कृषि प्रधान बनाना है, गौ संवर्धित खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमने यूरिया आदि इत्यादि से अपनी मिट्टी को खत्म कर दिया है, जहरीला बना दिया है। वो जहर सब्जी में, अनाज में जा रहा है, सब्जी अनाज के जरिए हमारे शरीर के भीतर आ रहा है। लेकिन एक समय था कि गौवंश का जो सकारात्मकता है वो हमारे शरीर के भीतर आती थी। आज रासायनिक खादों की नकारात्मकता हमारे शरीर के भीतर आती है। इस स्थिति परिस्थिति को बदलना है तो गौ संवर्धन करना पड़ेगा। गौ संवर्धन ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप सिर्फ फिल्म देख लेंगे तो हो जाएगा। आपको एक एक गाय पालनी पड़ेगी और आपको गाय का महत्व तब समझ में आएगा जब आप गाय को रखना शुरू करेंगे। और कोई करके देख ले, कई बीमारियों को दूर कर देती है गाय की संगत। आप संगत कह रहे थे ना, संगत गाय की करके देखो एक बार। कभी गौशाला में वैसे ही हो क्या? मैं तो कह रहा हूँ लोगों को, मैं खुद गया तो मुझे बहुत अलग एक कुछ अनुभूति। समय तक मेरे घर पे पर्सनली, मैं झांसी से हूँ बेसिकली, मेरे घर पे गाय थी, रही मेरे घर पे, और उसके 2 बच्चे भी थे, सोना और मोना। अब वो परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे ये मेरे भी किस्से हैं। मैं भी बुंदेलखंड में, मेरे दादाजी वगैरह सब जो मेरी बुंदेलखंड की रूट्स हैं, तो वहाँ कितना महत्व रहा है पूरे ही क्षेत्र में, और बल्कि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महत्व है। अब डेयरी के हिसाब से हम आज भी देख रहे हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कई लोग इसमें उतर कर आए हैं, विदेशी गाय भी आ रही हैं। लेकिन भारतीय गाय को एक तो बचाना, वो हमारी संस्कृति के लिए तो है ही, सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। आप अगर समृद्धि भी चाहते हैं, आप इतना कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आप कृषि, और कृषि में ही अब आप गौवंश और गौधन को भी लेकर आते हैं। इस पर अगर आपने अच्छे से कार्य करना शुरू कर दिया ना, देश की इकोनॉमी को पर लग जाएंगे। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल यही गाय से ही है और आपकी मूवी से ही है कि सर, गोदान जैसी मूवी जो हम लोग को गाय के बारे में बहुत कुछ बता रही है, बहुत रिसर्च और साइंटिस्ट आपने सब कुछ बताया, तो अगर सर गोदान जैसी मूवी अगर मान लो नहीं आती है, तो सर हमारी जो यंग ऑडियंस है या नए लोग हैं, तो सर उनसे क्या छीन रही है? अगर ऐसी मूवी अगर आती रहे तो उनको क्या मिलेगा, और अगर ऐसी मूवी नहीं आती है तो उनसे क्या छिन जाता है? मैं मनोरंजन के कभी खिलाफ नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ मूवीज। दक्षिण भारत की मूवीज तो लगभग सारे हीरोज को देखना, खूब गाने सुनना, खूब मस्ती होती, सस्पेंस थ्रिलर, ये सब देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से पसंद है। आगे भी मैं देखता रहूंगा बहुत ईमानदार। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ जो है कोई ऐसी मूवी देखें जिसमें कोई संदेश छिपा हुआ। बात तो हो रही है, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि और बड़े पॉडकास्टर्स और बड़े मंच मुझसे और ज्यादा उत्साह से और लंबी लंबी बातें कर रहे होते यदि मैं कोई कमर्शियल सिनेमा ऐसा वाला करके आता जिसमें कि आप वो डॉन बने कि आपने वो किसी ये काम किया है, वो काम किया। सोच है हमारी, गोदान को गोदान की तरह देखो, एक अच्छी फिल्म है, इसमें भी कमर्शियल है सारा एंगल, इसमें एक्शन भी है, इसमें इमोशन भी है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। म्यूजिक बहुत अच्छा है, शान ने गाना गाया है, कैलाश खेर जी ने गाना गाया, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। ये मूवी अपनी जगह है, लेकिन आज गाय को बात करने का एक पॉइंट भी मिल रहा है तो ये गोदान फिल्म की वजह से है। ऐसे कई कार्यक्रम अभी होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम नोएडा में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने गाय के विषय में उस पर बोला। तो मुझे लगता है कि ये एक माध्यम बनी है ऐसे मंचों को विकसित करने का, कि हम आप बैठकर बात कर लें या किसी कार्यक्रम में बात। मूवी का जहां तक सवाल है, वो आपके अंदर इमोशन जगाएगी। एक बार आप गाय के बारे में, अगर आपके घर पे गाय रही है तो आपको याद आएगी, आप घर में गाय रखना चाहते हैं तो आपको मूवी बहुत एनकरेज करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आपको वो एक कमर्शियल मूवी का आनंद भी देगी। वो आपको एक मूवी को मूवी के क्राफ्ट की तरह देखा जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आपको मनोरंजक फिल्में भी देखता हूँ, तो समाज में कोई संदेश आए ना आए, देखिए अच्छा काम करने वाले विनोद चौधरी जी जिन्होंने फिल्म बनाई, ऐसा थोड़ी कि फिल्म के लिए काम करो, तो गाय के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं, कई गौशालाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से कई अन्य लोग कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लोग जो हैं गौशालाएं चला रहे हैं और गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिला के फिल्म के आने नहीं आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो बड़ा फर्क पड़ता है वो ये कि हमें एक विमर्श का केंद्र मिलता है, विमर्श का बहाना मिलता है,
विमर्श होना बहुत जरूरी है, गाय के ऊपर बात होना बहुत जरूरी है, और गाय को बचाया जाना बहुत जरूरी है, गाय का संवर्धन, और ये हमारी भलाई के लिए। ये गाय के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, हाँ। गाय है नहीं, ये खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, तुम खत्म हो जाओगे, गाय खत्म हो गई तो ये भारत की संस्कृति खत्म हो जाएगी। भारत की संस्कृति है गाय के। तो चलता फिरता औषधालय, हाँ, ये वो लाइन भी है उसमें वो जो है कि नहीं? आरोग्य का खजाना गाय है, कि चलता फिरता औषधालय, दवाखाना गाय है, इस तरह जी। सर ये पॉडकास्ट का सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं। करिए करिए। हाँ, और सर ये पॉडकास्ट का बिल्कुल लास्ट है, और इसमें मैं करीब आपसे 10 से 11 प्रश्न पूछूंगा। आप एक एक शब्द में या एक लाइन में आप ठीक है। आंसर सुनिए। सर आपके हिसाब से पत्रकारिता एक शब्द में। ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी, और बिना भेदभाव के की जाने वाली पत्रकारिता को ही मैं पत्रकारिता मानता हूं। किसी एक पलड़े पर बैठकर की गई पत्रकारिता को मैं पत्रकारिता नहीं मानता। अच्छा सर, आपके हिसाब से अभिनय जो हो उसे उस किरदार में रखो जो किरदार दिया गया है। डर किस चीज का सबसे ज्यादा आपको लगा अपने जीवन में? अपनों को खोने का। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है आपकी? आदतें। और सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी? हनुमान जी महाराज। और एक किताब जो हर युवा पढ़े। ये अच्छा सवाल है, ऐसे तो है 3-4 है। नहीं सर, आप 3-4 भी बताइए सर, कोई इशू नहीं। हाँ, तो मैं मुझे अगर ये अवसर दें, अगर आप एक बोलेंगे तो मैं श्रीमद् भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र 2 कंपलसरी, जीवन बदल लो अगर समझ में आ गई तो, दैट्स इट। मतलब कुछ और चाहिए ही नहीं तुमको। फिर अगर उपनिषद पढ़ना है तो वो पढ़ो, मैं जो मेरे दिलचस्पी के विषय। अगर मॉडर्न किताबों की बात करते हो तो द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल की अवश्य पढ़ें, लक फैक्टर मैक्स गुंटेर की जो मैंने बताई वो अवश्य पढ़ें। ऐसे बहुत सारी किताबें, मैं मतलब मेरे पास बड़ा जखीरा है किताबों का। अच्छा सर, एक आदत जो आप चाहते हैं कि सभी लोग छोड़ दें। दुर्व्यसन छोड़ देना चाहिए। मतलब वो आपकी एनर्जी को भी कंज्यूम करते हैं, आपकी लाइफ को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। दुर्व्यसन मतलब चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का, सिगरेट का, और बहुत तेजी से फैल रहा है। इस पर रोक लगने, बहुत आम हो गया एक्चुअली। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कर रहा है तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है। सर आपके हिसाब से सफलता का क्या अर्थ है? हाँ, सफलता का अर्थ है जीवन के सही मायने को समझना, और जो आपने पहले पूछा था इस पॉडकास्ट में कि आप कौन हैं, उस सवाल का जवाब मिलना, हाँ, वो सफलता है। अच्छा सर, जैसे आशुतोष राणा जी का नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने सबसे पहले धन्यवाद, आपने लिया, मैंने अभी तक बात ही नहीं करी। जो आपके मित्र भी हैं और नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे गुरु तुल्य हैं। हाँ। और मेरे गुरु भाई भी हैं, और बहुत स्नेह है उनका, बहुत। तो सर आप आशुतोष राणा जी को एक शब्द में क्या बोलोगे, या एक वाक्य में आप क्या बोलोगे? दाऊ जैसे, मतलब वो बहुत कुछ है मेरे लिए, उनको एक शब्द में मैं समेट नहीं सकता। ही इज लाइक अ मेंटर। उनको मैं देख देख के ही बहुत कुछ सीख लेता हूँ। मैंने जितनी यहाँ बातें कही हैं, इससे बहुत आगे वो खड़े हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी में ये देखता हूँ कि अगर ज्ञान का अर्जन है तो व्यक्ति को यहाँ पर लेकर बहुत व्यवहारिक है और बहुत प्यारे हैं, और इतने बड़े स्टारडम के बावजूद कैसे सहज रहना है वो उनको आता है। सर मेरा आखिरी सवाल, सर गोदान देखने के बाद दर्शक क्या महसूस करें, आप क्या चाहते हैं? गौ माता को बचा लो देशवासियों, ये महसूस करेंगे वो। ये गाना भी है हमारा, गौ माता को बचा लो देशवासियों। एक लाइन में वो अपने आप में बात को कहता है। गौ बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमारी रीढ़ है, हमारा आधार है, सनातन संस्कृति का आधार है, भारतवर्ष का। सनातन को आपको फिर धर्म से, मजहब से जोड़ देते हो आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत भूमि पे रहते हो, पश्चिम यूपी में हर जाति और धर्म के लोग, जो हर मजहब के लोग जो हैं खेती किसानी करते हैं, उनके लिए भी गौवंश उतना ही महत्वपूर्ण है। गौवंश हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बचाओ। सर अब आखिरी कुछ शब्द जो अगर आप कहना चाहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और अच्छा ये भी लगा कि मैं बहुत दिल से बेबाक तरीके से ये बातें बोल पाया। हालांकि मैं आमतौर पर अपने मित्रों के साथ जब बात करता हूँ, या एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में अपने
किसी मित्र को, परिवार के लोगों को कभी सलाह मशवरा उनको आवश्यकता पड़ती है तो देता हूँ। सार्वजनिक मंचों पर मैं बहुत ज़्यादा अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। और कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप पॉडकास्ट में क्यों नहीं आते हो, आप ये ज्ञान की बातें क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ा-सा एन्जॉय करना चाहता हूँ। हमारे एक गुरुजी भी हैं, स्वामी गंगाराम जी। वैसे पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री से मैं दीक्षित हूँ, और ऐसे ही स्वामी गंगाराम जी ने नाद ब्रह्म भी हमको सिखाया। तो मुझसे कई बार कहते हैं, अब आश्रम आ जाओ, संभालो इसको। अच्छा। तो मैं कहता हूँ, आपने तो फुल मजा लिया है जिंदगी का, मुझे तो लेने दो। जोक्स अपार्ट, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में शायद हो सकता है, हालांकि सीख के कुछ नहीं, आप वहाँ जाओगे वहीं चाहे जितने, लेकिन कुछ गलियां और देखना चाहता हूँ। और हुआ तो जैसे मैंने कहा, कुछ भी नथिंग इज प्लान्ड, तैरो मत बहो। तो बहते बहते अगर ये काम में, और अभी आप ये हो ही गया है शुरू, तो अगर ये शुरू हो गया तो ये भी करने लगे। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, अभिभूत हूँ। आपने इस तरह का अवसर दिया, आपने सम्मानित मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।